integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। हम लोग बात कर रहे थे बीएमसी में सीमेंट की बात कर रहे थे। आज अपना बीएमसी का दूसरा लेक्चर है। तो सीमेंट में हम लोगों ने उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह तक पढ़ लिया था। सीमेंट क्लिंकर्स पढ़ लिए थे, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओपीसी। ओपीसी को क्लासीफाई कैसे किया गया है एज पर IS 10262 यानी कि SP। ये जो कोड है ये कौन सा कोड है? मिक्स डिजाइन का कोड है। मिक्स डिजाइन का कोड है, मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट का कोड है IS 10-262। अब इसने क्लासिफाई किया है सीमेंट को 6 कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? 6 कैटेगरी। और वो कैटेगरी किस हिसाब से करी है उसने? 28 डेज के बाद की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि 28 डेज के बाद में क्योरिंग जो करी है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर क्योरिंग ऑफ 28 डेज। ठीक है, उसके हिसाब से तो ये जो कैटेगरी है स्टार्ट होती है ये, और हर एक में देखो 5 का गैप है। यहाँ पे भी 5 5 5 5 का गैप है, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का गैप है। तो ए कैटेगरी में स्टार्ट होता है 32.5 से लेके 37.5। बी जो कैटेगरी है उसमें 37.5 से लेके 42.5 तक। सी जो कैटेगरी है उसमें 42.5 से लेके 47.5 एमपीए तक है। जो डी कैटेगरी है उसमें 47.5 से लेके 52.5 तक। ई जो कैटेगरी है उसमें 52.5 से लेके 57.5 तक। और जो एफ कैटेगरी है वो 57.5 से लेके 62.5 तक है। अब ये जो स्ट्रेंथ है आपको याद रखनी है, कैटेगरी याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 से 3 बार एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो राजस्थान जेएन में भी इसमें आने के चांसेस अच्छे खासे बनते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग जो 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, और जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो इंपॉर्टेंट सीमेंट है। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हम लोग देखते हैं कि सीमेंट जो टेस्ट होता है वो जनरली 2 तरह से होता है। एक होता है फील्ड टेस्ट, और एक जो होता है अपना वो होता है लैब टेस्ट। ठीक है, फील्ड टेस्ट या फिर दूसरा जो होता है लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट के आधार पे। अब फील्ड टेस्ट यानी कि जो हम लोग जनरली फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कौन कौन सा हो गया? एक कलर का हो गया कि उसका कलर कैसा है, देखने पे कैसा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, उसमें लम्प्स है या नहीं है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और लैब टेस्ट है फिजिकल और केमिकल। ठीक है, लैब टेस्ट है फिजिकल और केमिकल। और फिजिकल में भी आगे देखें, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन। फिर केमिकल में लॉस और इग्निशन और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। ये एक एक टेस्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और कौन सा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले सैंपल कैसे। अब टेस्ट तो हम लोगों ने देख लिया, ये सारे टेस्ट करने हैं, लेकिन सैंपल कलेक्शन कैसे करना है। तो सैंपल कलेक्शन, अगर सीमेंट लूज है तो हमें बाहर, देखो सीमेंट लूज का मतलब क्या कि सीमेंट का हमने कोई ढेर बना रखा है, कई जगह पे इकट्ठी कर रखी है। अगर सीमेंट ऐसा कुछ कर रखा है तो हमको 12 अलग अलग पॉइंट से सीमेंट को लेना है। कि क्या, कहाँ से लेना? 12 अलग अलग लोकेशन से सीमेंट को लेना है। और अगर वो पैक्ड है यानी कि बैग के अंदर है, तो 12 अलग अलग बैग से सीमेंट के सैंपल लेना है। और वो 12 बैग भी अलग अलग लोकेशन पे होना चाहिए। एक जैसे एक्सट्रीम राइट से ले लिया, एक एक्सट्रीम लेफ्ट से ले लिया, एक एक्सट्रीम फ्रंट से ले लिया, एक एक्सट्रीम बैक से ले लिया, एक टॉप से ले लिया, एक बॉटम से ले लिया, या इसके अलावा ऐसी और लोकेशन से, यानी कि जो अलग अलग लोकेशन हो उस अलग अलग 12 लोकेशन से हमको सैंपल लेना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फील्ड टेस्ट। अब ये फील्ड टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? हमने फील्ड टेस्ट नाम देखा था, तो उसके 4 टॉपिक थे, 4 टाइप्स थे। उसमें सबसे पहले कलर। तो जो कलर है देखने पे, यानी कि सीमेंट जो है हमको देखने पे कैसा दिखना चाहिए? यूनिफॉर्म एंड उसका जो कलर है यूनिफॉर्म और ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए। अगर इससे अलग कोई कलर दिख रहा है, लाल पीला हरा नीला ऐसा कुछ दिख रहा है इसके अलावा, तो इसका मतलब वो सीमेंट क्या है? खराब है, अपने काम की नहीं है। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इट शुड फील स्मूथ। अगर हम लोग उसको फील करें, यानी कि अंगुलियों के बीच में अपन फील करके देखें, रब करने की कोशिश करें, हाथ में लेके फील करने की कोशिश करें, तो स्मूथ फील होना चाहिए, रफ फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कैसे फील आनी चाहिए? स्मूथ फील। ठीक है, अगर रफ है इसका मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, हम लोग कह सकते हैं सैंड वगैरह है उसके अंदर, या फिर कोई और इम्प्योरिटीज है। अगर हम लोग सीमेंट के बैग के या सीमेंट के ढेर में हाथ डालें, तो अपना हाथ जो है, हमें हाथ कैसा लगना चाहिए? हमें ठंडा महसूस होना चाहिए, गर्म महसूस नहीं होना चाहिए। वी शुड फील कूल इंस्टेड ऑफ वार्म। ठीक है, तो वार्म तो कब होगा? जब हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी, पानी के साथ रिएक्शन करेगा तब। लेकिन उससे पहले हमें कैसा, सीमेंट का बैग जो है उसके अंदर हाथ डालने में हमें कैसा महसूस होना चाहिए? ठंडा महसूस होना चाहिए। अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की हमने अगर पानी के अंदर डाली है, तो थोड़ी देर तो वो तैरनी चाहिए। इट शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर दिसिंग, यानी कि इमीडिएटली उसके अंदर पानी में अगर सीमेंट
का छिड़काव करा तो इमीडिएटली पानी के अंदर डूबना नहीं चाहिए, थोड़ी देर हल्का सा थोड़ी देर तैरना चाहिए, उसके बाद डूबना चाहिए। अगर हाथों हाथ डूब गया इसका मतलब अपने काम का नहीं है, खराब है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वो सिंक कब होना चाहिए, क्या इमीडिएटली या होना ही नहीं चाहिए, या थोड़े टाइम तक फ्लोट करे उसके बाद डूबे, तो थोड़े टाइम तक फ्लोट करना चाहिए उसके बाद वो सिंक होना चाहिए। अगर a thin paste of cement with water should feel sticky between, यानी कि चिपचिपा लगना चाहिए, पानी होगा तो चिपचिपा लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है कोहेसिव और एडहेसिवनेस की। ठीक है, इफ द सीमेंट कंटेन्स टू मच ऑफ पाउंडेड क्ले एंड सिल्ट एज एन एडल्ट्रेंट, यानी कि अगर उसके अंदर कुछ मिक्सी होगी तो उसका जो स्मेल आएगा वो कैसा आएगा, मिट्टी जैसा। कैसा स्मेल होगा, जब आपने बारिश देखी, बारिश के बाद जो मिट्टी की स्मेल होती है, खुशबू जो होती है, अगर ऐसा कुछ खुशबू आए तो इसका मतलब क्या है, सीमेंट के अंदर कुछ एडल्ट्रेंट्स है, यानी कि कुछ कमियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो है प्रेजेंस ऑफ लम्प। अगर उसके अंदर गांठें हैं, क्या है, गांठ है, तो सीमेंट शुड फ्री फ्रॉम हार्ड लम्प, कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए, सीमेंट पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए, एकदम फाइन पाउडर जैसा, उसके अंदर कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए। सच लम्प्स आर फॉर्म्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, ये लम्प्स या गांठें बनती कैसे, अब मैंने सीमेंट का आपको बारे में आपको बताया था, सीमेंट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वो क्या करता है, नेचुरली जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके वो क्या हो जाएगा, हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा अगर कुछ है उसके अंदर लम्प्स है तो उसको सीमेंट को रिजेक्ट करना, उसको काम में ही नहीं लेना। ऐसे नहीं कि लम्प्स तोड़ के आप काम में ले लो, बिल्कुल ही आपको काम में नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर, स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले एक क्यूबॉइड बनाना है। क्या बनाना है, क्यूबॉइड जिसकी साइज कैसी होनी चाहिए, 25 × 25 × 200 mm, जैसे कि ऐसा, ये 200 mm हो गया, और ये कैसे होनी चाहिए, 25 mm। ये तो है इसका क्या है, प्लान, ये इसका प्लान है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन कट करें तो ये 25 mm और ये इसका 25 mm, यानी कि लेंथ और विड्थ और हाइट तो उसका 25 mm होना चाहिए, और लेंथ कितना होना चाहिए, 50 mm। फिर इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट किस पर करेंगे, दो सैंपल लेंगे, दो सपोर्ट लेंगे, वो दोनों सपोर्ट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 150 mm, और फिर इसके सेंटर में यहाँ पर 340 न्यूटन का हम लोग लोड लगाएंगे। कितना, 340 न्यूटन का लोड लगाएंगे सेंटर में। अगर ये 340 न्यूटन का लोड लगाने पे उसमें कोई साइन दिखे अपने को फेलियर का, यानी कि कोई क्रैक वगैरह उस पर, या कुछ ऐसा दिखे कि कोई नया कुछ हो रहा है, टूटने का जैसा लग रहा है, तो वो अपने काम का नहीं है, यानी कि वो टूटना नहीं चाहिए, उसको कोई भी साइन शुड शो नो साइन should show no sign of failure if tested on supports 150 mm apart। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उस पर कोई ऐसा दिखे, अब ये सैंपल तो बनाया, सैंपल प्रिपेयर कैसे करा अपन ने वो नहीं देखा, तो सैंपल को सबसे पहले तो इसको पानी के साथ मिक्स करके प्रिपेयर करेंगे। सीमेंट है, पानी तो मिला नहीं है, रिएक्शन तभी होगा। फिर उसको एक दिन तो मोल्ड के अंदर ही रखना है, फिर 24 आवर्स के बाद मोल्ड से निकाल के उसको 7 दिन पानी के अंदर इमर्स रखना है। प्लेस द सैंपल इन वाटर फॉर 7 days, यानी कि 7 दिन के बाद की टेस्टिंग है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं फिजिकल लैब टेस्ट के बारे में। फिजिकल लैब टेस्ट में भी हम लोग ने कितने 7 टेस्ट पढ़े थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फाइननेस टेस्ट से। वही आप लोग देखो बेटा, पीपीटी जैसे जैसे आपको नई पीपीटी स्लाइड आती जा रही है, आप वैसे वैसे स्क्रीनशॉट लेते रहे, और बाद में चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, अगर नहीं भी तो भी आप ये पीपीटी से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें पूरा एज इट इज है, उसी पीडीएफ को मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो फाइननेस टेस्ट सबसे पहले। अब फाइननेस टेस्ट 3 तरह से हो सकता है। इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ 3 टेस्ट। एक होता है सीव मेथड, एक होता है एयर परमेबिलिटी मेथड, एक होता है सेडिमेंटेशन मेथड। अब सीव मेथड में हम लोग जो सीव काम में लेते हैं वो 90 माइक्रोन की होती है। कितनी होती है, 90 माइक्रोन, यानी कि 10⁻⁻6, 90 × 10⁻⁻6 mm। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देनी है, mm नहीं मीटर। ठीक है, अब आइए सीव नंबर 9। इसका सीव नंबर कितना होता है, इसका होता है 9 नंबर। अब कभी आपसे पूछ ले 75 माइक्रोन वाली जो सीव होती है उसका सीव नंबर कितना होता है, उसका होता है 200, उसका होता है 200। और इसका जिसके 90 माइक्रोन वाली सीव का सीव नंबर होता है ISN इंडियन स्टैंडर्ड 9 नंबर। एयर परमेबिलिटी मेथड को हम लोग नर्स एंड ब्लेंस मेथड भी बोलते हैं, और सेडिमेंटेशन मेथड को वैगनर टर्बिडिटी मीटर मेथड भी बोलते हैं, वैगनर टर्बिडिटी मीटर मेथड। ठीक है, अब सीव मेथड और ये दोनों जो नीचे वाले दोनों एयर परमेबिलिटी और सेडिमेंटेशन मेथड, इनका जो एनालिसिस का तरीका है, यानी कि फाइननेस निकालने का जो तरीका है,
वो अलग अलग है। सीयू मेथड किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन ग्रेन साइज एनालिसिस। किस पे है? ग्रेन साइज एनालिसिस पे बेस्ड है। जबकि एयर परमेबिलिटी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया, वो भी कौन सा? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, SSA। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया मैंने आपको कल ही बताया था कि यूनिट मास लेने पे वो कितना एरिया कवर कर रहा है, यूनिट मास से कितना एरिया वो कवर कर रहा है, आपको ये ध्यान देना है। इनकी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। एक यूनिट मास से वो कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अगर फाइन पार्टिकल होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जितना कोर्स होगा उतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा। ठीक है, अब फाइननेस का कुछ अपन ने वो भी देखा था। फाइननेस की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? अपन ने देखा था विद इंक्रीज इन फाइननेस द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज एनहेंस्ड बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड। यानी कि आपने देखा था कि जो स्टार्टिंग में जो पढ़ा था रेट ऑफ सेटिंग को कौन कौन अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पे हमने एक तो टेम्परेचर देखा था, एक फाइननेस देखा था। तो हमने क्या देखा था? टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी और फाइननेस बढ़ने के साथ भी अपना क्या बढ़ रहा था? ये जो रेट ऑफ सेटिंग या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे फाइननेस बढ़ेगी रेट ऑफ हार्डनिंग बढ़ेगा और रेट ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। अब सेटिंग टाइम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द फाइननेस, वो भी कम हो जाएगा सेटिंग टाइम। इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस द कोहेसिवनेस ऑफ द कंक्रीट मिक्स एंड थस रिड्यूसेस ब्लीडिंग। अब जितना फाइन होगा उतना ब्लीडिंग कम होगा। ब्लीडिंग आपको पता ही है क्या होता है। ब्लीडिंग जैसे क्या होता है, सीमेंट पेस्ट, सीमेंट और पानी का ऊपर आके तैरने लग जाना सरफेस के ऊपर, इट इज नॉन एज ब्लीडिंग। सीमेंट पेस्ट और पानी का अगर मटेरियल जो अपना कंक्रीट है, जो मोर्टार है, अगर उसमें सीमेंट पेस्ट और पानी ऊपर तैरने लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। ठीक है, और जनरली कब होता है? वाइब्रेशन के टाइम या कॉम्पैक्शन के टाइम होता है। ठीक है, तो ये रिड्यूस कैसे हो सकता है? ज्यादा फाइन सीमेंट काम में लेके। ठीक है, और इंक्रीज इन फाइननेस सीमेंट होगा, फाइननेस अगर बढ़ाएंगे तो श्रिंकेज भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट जो सेटिंग हो रही है वो अर्ली हो रही है, तो उसको टाइम नहीं मिला श्रिंक होने का, तो बाद में वो ज्यादा श्रिंकेज होगा और श्रिंकेज की वजह से क्रैकिंग भी ज्यादा होगा। तो फाइननेस से क्या नुकसान है? श्रिंकेज और क्रैकिंग नुकसान है। बाकी इसके इफेक्ट क्या होंगे? जल्दी सेटिंग होगा, जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी। ब्लीडिंग भी कम होगा, इनकी जो एक डिफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं सबसे पहले सीयू मेथड। सीयू मेथड में हम लोग क्या लेते हैं? ये 100 ग्राम होगा, ये 100 ग्राम होगा, ये लिखा हो नहीं। टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड ब्रेक ऑल द लम्प्स। अब ये लम्प्स वो वाले लम्प्स नहीं जो हमने पहले पढ़े, उसमें तो क्या गांठें बड़ी बड़ी, इसमें क्या होता है? सीमेंट हल्का मॉइस्चर भी थोड़ा भी एब्जॉर्ब कर लेता तो भी हल्की वो नमी टाइप से हो जाता, तो उसको सारे लम्प्स को ब्रेक करना है। उसके बाद सैंपल को 90 माइक्रोन सीयू पे रखना है और शेक करना है 15 मिनट तक। अब इट कैन बी मैनुअली और सीयू शेकर से भी हो सकता है, या मैनुअली या मैकेनिकली, दोनों ही तरीके से। या तो आप खुद अपने हाथों से उसको सीव कराएं या मैकेनिकली सीव शेकर में रख के सीव करा दें। अब उसके बाद सीव कराने के बाद लिमिट्स ऑफ रेसिड्यूज, रेसिड्यूज का मतलब है वो जो 90 माइक्रोन वाली सीव है उस पे रिटेन्ड, जो रिटेन्ड हो रहा है मटेरियल, जितना सीमेंट रिटेन्ड हो रहा है उसकी लिमिट्स। यानी कि अगर ओपीसी है, ओपीसी या एचएसी है, तो ओपीसी या एचएसी में 10% से ज्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए। यानी कि 90 अगर 90% से ज्यादा पार्टिकल क्या होने चाहिए? वहां से पास हो जाने चाहिए। 90 माइक्रोन वाली सीव से 90% ज्यादा पार्टिकल पास होने चाहिए और सिर्फ 10% पार्टिकल वहां पर रिटेन होने चाहिए। उसके बाद देखो जो पीपीसी और आरएचसी है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये अपन आगे डिटेल में इनके नाम आज ही के लेक्चर में हो जाएंगे कंप्लीट। तो उसका लिए लिमिट है 5%। ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एचएससी यानी कि हाई एल्यूमिना सीमेंट, इनकी जो लिमिट्स है वो होती है 10% से ज्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए। और पीपीसी और आरएचसी का होता है 5%। यानी इसका मतलब पीपीसी और आरएचसी की फाइननेस क्या है? और ज्यादा है ओपीसी के कंपेरिजन में। अब इसके बाद देखते हैं वैगनर टर्बिडिटी मेथड। अब वैगनर जो टर्बिडिटी मेथड है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? केरोसिन यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? केरोसिन यूज करते हैं। क्यों? केरोसिन एक क्या होता है? डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। क्या होता है? डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट होता है। अब डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट का क्या काम होता है? सीमेंट के एक एक पार्टिकल को अलग अलग करने का। सीमेंट में कोहेसिव नेचर होता है तो वो पार्टिकल आपस में चिपकने की कोशिश करता है, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करता है। उस कोहेसिवनेस को कम करने के लिए क्या काम ले लेते हैं हम लोग? केरोसिन। जैसे हमने उसमें सॉइल के अंदर भी पढ़ा था, वहां पे भी फाइन ग्रेन सॉइल का जब हमने ग्रेन साइज एनालिसिस करा था तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ी थी, तब भी हमने उसको डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट काम में लिया था।
अब ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइए कि हमने वहां पर डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट कौन सा काम में लिया था। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करें, नहीं तो देख के भी करें चाहे, ठीक है, लेकिन वो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इनका वैगुलर टर्बिडिटी और एयर परमेबिलिटी दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इस हिसाब से, और ये सीव मेथड ग्रेन साइज के हिसाब से। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया दोनों से सेम ही आएगा लगभग, तो मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होना चाहिए। अगर HSC या OPC यानी कि हाई एल्यूमिना सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया मिनिमम कितना होना चाहिए, 2250 यानी कि 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना तो मिनिमम सर्विस एरिया होना चाहिए। यानी कि 1 ग्राम अगर सीमेंट लूं मैं, तो OPC अगर 1 ग्राम लूं तो उसकी वजह से 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर होना चाहिए। अब देखो PPC पोर्टलैंड पजुलाना सीमेंट इससे ज्यादा फाइन होती है, तो उसके लिए 3000 मिनिमम सरफेस एरिया। और अगर देखो RHC, देखो RHC और LHC, RHC मतलब रैपिड हार्डनिंग, LHC मतलब लो हीट सीमेंट, इनका जो होता है सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होना चाहिए मिनिमम। और SSC सुपर सल्फेटेड सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट का कितना होना चाहिए, 4000 से कम नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये बेटा टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी भी टेबल्स मैं बना के लेके आया हूँ आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले दिन ही कल ही बोला था कि BMC में एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है, वन लाइनर, सारी पूरी BMC से हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए BMC हार्ड पड़ता है। हार्ड वैसे तो बहुत ईजी सब्जेक्ट, लेकिन हार्ड किस लिए पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थ्योरी है, ठीक है, और हर एक लाइन में क्वेश्चन है, आप ऐसे नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट है या ये नहीं है, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उस पेस्ट को, सीमेंट पेस्ट में कितना पानी मिला है, सीमेंट के अंदर कितना पानी मिला है कि वो नॉर्मल कंसिस्टेंट हो जाए, या नॉर्मली इसके साथ, या उसके कह सकते हैं वर्केबिलिटी, या कह सकते हैं उसके साथ आसानी से काम कर सके, तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसकी वजह से जो मिलाने पे हम सीमेंट के साथ आसानी से काम कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो आप ब्रैकेट में दिख रहा है कैपिटल P। अब ये करते कैसे, सबसे पहले इसके लिए करने के लिए इसका जो अपरेटस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकेट अपरेटस। कहीं दिख नहीं है अपरेटस का नाम ही, अगर कोई भी नेक्स्ट पेज पे होगा, ठीक है, देख लेते हैं, हाँ ये नेक्स्ट पेज। तो दिस टेस्ट इज टू, अब इस क्या करते हैं, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, यानी कि प्लास्टिक मिक्स, ठीक है। इट इज ऑफन यूज्ड इन रिलेशन टू वर्केबिलिटी बट डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, अब देखो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी तो फिर भी अलग चीज है, और कंसिस्टेंसी क्या मतलब होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हाई डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी, यानी कि बहे, वो आसानी से बह सके, अपने को काम से लेना देना नहीं, वर्केबिलिटी तो जैसा काम होगा उसके हिसाब से चाहिए अपने को, लेकिन इन जो कंसिस्टेंसी है उससे काम का कोई लेना देना नहीं, चाहे मैं बीम में सीमेंट काम में लूं, चाहे मैं कॉलम में लूं, चाहे मैं फाउंडेशन में लूं, चाहे मैं प्लास्टर करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, कंसिस्टेंसी सबके लिए एक होगी, लेकिन वर्केबिलिटी सबके लिए अलग अलग होती है। यानी कि वो तो रीइंफोर्समेंट पे भी डिपेंड करेगा, जब हम वर्केबिलिटी पढ़ेंगे कंक्रीट में तब हमको पता लगे, लेकिन ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद normal consistency is defined as that percentage water requirement of the cement paste, the viscosity of which will be such that the wickets plunger, अब wicket apparatus होता है इसके लिए, wicket apparatus काम में लेते हैं कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, apparatus के नाम भी आपको याद रखने, और wicket apparatus में 3 तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, उसमें से हमको काम में कौन सा लेना है, प्लंजर काम में लेना है कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। अब क्या है कि आपको ये जैसे दिख रहा है, अब ये पूरा क्या है विकेट apparatus, ये वाला विकेट apparatus, इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसमें देखो एक मूवेबल रोड है, यानी कि ये रोड ऊपर नीचे हो सकती है, इसका वेट होता है 300 ग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, आपको यहाँ जैसे ये 1 mm स्क्वायर की नीडल दिख रही है, यहाँ पर 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, या तो ये नीडल हो, या ये देखो प्लंजर दिख रहा है जिसका डाया कितना है 10 mm है, और जिसकी हाइट कितनी है 50 mm है, जिसकी हाइट कितनी है 50 mm, यानी कि डाया 10 mm, हाइट 50 mm, और नीचे लिखा प्लंजर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब इसके अलावा ये देखो आपको जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं एन्यूलर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनुलर कॉलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो
ये जो होता है इसका 5 mm का डाया होता है। कितना होता है? 5 mm का डाया होता है। और नीचे देखो आपको छोटी सी नीडल बाहर दिख रही है, ये टोटल 5 mm का डाया है। इसका तो 10 mm था, प्लंजर का 10 mm, लेकिन कॉलर का कितना होता है? 5 mm का डाया। नीचे देखो हल्का सा आपको एक नीडल दिख रही है, वो जो नीडल होती है बाहर कितनी होती है? 0.3 mm या फिर 0.5 mm। ठीक है। अब या फिर एक जो होती है 1 mm स्क्वायर की नीडल होती है, 1 mm स्क्वायर नीडल। अब इसको देखो, एक तो ये हो गया नीडल। नीडल किसके लिए काम आती है? नीडल काम में आती है अपने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अपने को नीडल, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए अपने को एनुलर कॉलर, और कंसिस्टेंसी के लिए प्लंजर। तो 3 टेस्ट हो सकते हैं विकेट अपरेटस से। अगर 1 mm स्क्वायर नीडल है तो वो किसके लिए काम में आएगी? इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए। और अगर वो 5 mm डाया की एनुलर कॉलर है तो वो किसके लिए काम में आएगा? अपने फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। और अगर 10 mm डाया का प्लंजर है तो वो किसके लिए काम आएगा? कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। ठीक है। अब हम लोग करते क्या? पहले अब देखो, अब नीचे जो सैंपल है जिसमें हमने सैंपल रखा है उसका डाया होता है 80 mm और हाइट होता है 40 mm। 40 mm हाइट है, 80 mm डाया उससे। और जो सैंपल है वो बीच में से सेंटर से 2 हिस्से हो सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अलग हो सकते हैं। अब ये जो अपने को दिख रहा है मुंह, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक स्केल लगी हुई जो इसमें दिख रही है। अब स्केल में 0 से 40 mm तक का इंडिकेटर होता है। 0 से 40 mm, क्यों 40 mm तक ही? क्यों? क्योंकि ये देखो इसके अंदर इसकी जो हाइट है सैंपल की वो 40 mm है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लंजर लगाया हुआ इसके, और इसको पहले लेके आएंगे एकदम, जैसे ये सरफेस है सीमेंट, जो ये सैंपल है उसका मान लो ये सरफेस है, तो पहले यहाँ पर लाके टच कराएंगे प्लंजर पूरा। प्लंजर यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। ये जो है ऊपर से इसको रिलीज कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। अब जैसे इसको छोड़ देंगे तो वो क्या होगा? नीचे जाएगा। अब जब वो नीचे जाएगा तो पूरा अंदर की तरफ जाएगा। तो जब अंदर जा रहा है, मान लो कभी पूरा जा रहा है, यानी कि 40 mm तक पूरा चला गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दें उसको। उसमें अब क्या करेंगे, शुरुआत में तो जाएगा नहीं एक्चुअली। ये अगर पानी ज्यादा होगा तो 40 mm तक पूरा चला जाएगा, और अगर पानी कम होगा तो 40 mm तक जाएगा ही नहीं। तो हमें इतना करना है कि ये टॉप से कितना चला जाए अंदर, 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए। टॉप से 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, या पेनिट्रेट नहीं कर पाए, कितना? 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम। या तो बॉटम से 5 से 7 mm तक पेनिट्रेट ना कर पाए, या ऊपर से 33 से 35 mm पेनिट्रेट कर जाए। तो इस टाइम जो वाटर कंटेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, the viscosity of which will be such that the Vickers plunger penetrates up to a point 5 to 7 mm from the bottom। यानी कि नीचे से 5 से 7 mm तक पेनिट्रेट कर चुका है, यानी कि ऊपर से कितना कर गया? 33 से 35 mm तक वो पेनिट्रेट कर गया है। उसके बाद अब यूज क्या है इस टेस्ट का? द वाटर रिक्वायरमेंट। अपन इसके आगे जितने भी टेस्ट करेंगे, चाहे सेटिंग टाइम टेस्ट करो, चाहे साउंडनेस करो, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट करो, या चाहे स्ट्रेन टेस्ट करो, उन सब में अपने को क्या जरूरत पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो पानी हम लोग मिलाएंगे उन सब में वो किसके हिसाब से मिलाते हैं? कंसिस्टेंसी के हिसाब से। इसलिए इसका यूज जरूरी है ये टेस्ट करना। उसके बाद एपरेटस के बारे में हमने देख लिया। अब ये जो टेस्ट करते हैं हम लोग, पूरा टेस्ट हम लोग कितने टेम्परेचर पे करते हैं? 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कई बार क्वेश्चन आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखनी है आपको 90%, इससे कम नहीं रखनी। और टेस्ट का टेम्परेचर रखना है वही रूम टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब ये तो हो गया विकेट कंसिस्टेंसी। अब सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए भी काम में कौन सा लेना? अपने को विकेट अपरेटस ही काम में लेना। और सेटिंग टाइम टेस्ट 2 होता है, एक इनिशियल होगा, एक फाइनल होगा। यानी कि कहने का मतलब है, जब सीमेंट के अंदर पानी मिलाया उस टाइम से लेके सीमेंट ने जब अपनी प्लास्टिसिटी लूज करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि क्या लिखा? सीमेंट पेस्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, वो जब स्टार्ट कर दे उसको तो मैं क्या बोलूंगा? इनिशियल सेटिंग टाइम। और जहां पर वो अपनी कंप्लीटली प्लास्टिसिटी लूज कर दे, कहां पर? कंप्लीटली प्लास्टिसिटी लूज कर दे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल सेटिंग टाइम। क्या बोल रहा हूं? कंप्लीटली लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। स्टार्टिंग, अगर जहां से प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है उसको तो बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, और जहां पर वो कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है। अब इनिशियल सेटिंग टाइम में हमने अभी बात करी थी, हम लोग क्या काम में लेंगे? 1 mm स्क्वायर की नीडल। क्या लेंगे? 1 mm स्क्वायर नीडल काम में लेंगे। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम क्या काम में लेंगे? 5 mm डाया एन्युलर
कॉलर, और एपरेटस कौन सा है, विकेट एपरेटस, ये आपको ध्यान रखना है, विकेट एपरेटस है, ठीक है। अब जैसे उसमें देखा था कंसिस्टेंसी में कि जब वो नीचे से 5 से 7 mm में पेनिट्रेट ना कर पाए तो वो कंसिस्टेंसी, लेकिन इसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कब होगा, जब वो नीचे 5 प्लस माइनस 0.5 mm तक पेनिट्रेट ना कर पाए, यानी कि 35 mm के आसपास जब उसने पेनिट्रेट कर लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम। अब होता क्या है कि हम लोगों का जैसे ये सैंपल है, ये जो सैंपल है इसके ऊपर वही ये जो सरफेस है यहाँ पर लाके इसको नीडल को छोड़ दिया, और उसको जैसे रिलीज करेंगे तो नीडल क्या होगा, हर बार ऐसे पूरा चला जाएगा, शुरुआत में नीडल ऐसे पूरा चला जाएगा, और पूरा ये मैंने 4-5 क्यों बनाया, क्योंकि मैं 4-5 बार उसी सैंपल पे टेस्ट करूंगा। क्यों, उसका डाया जो होता है लगभग कितना होता है, डाया कितना होता है, 80 mm का डाया होता है, तो उस पर मैं आसानी से अलग अलग जगह, पहले मान लो नीडल यहाँ लगाई, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो मेरे को हर बार अलग अलग लोकेशन पे नीडल लगानी, सेम लोकेशन पे नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि स्वयं लोकेशन पे तो वो एक बार जगह बना चुका है, अब वो धीमे धीमे क्या रिएक्शन हो रहा है तो हार्ड होता जाए, जब इतना सफिशियंटली हार्ड हो जाए कि अब वो ऊपर से कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है, 35 mm, और 35 mm अपने को कैसे पता चल जाएगा, स्केल से पता लग जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम कैसे होगा, ये जो एनुलर कॉलर था, ये एनुलर कॉलर, ठीक है, इसमें मैं पहले रफ कर देता हूं जो भी है। एनुलर कॉलर में ये जो 5 mm डाया है वो तो देखो, अब ये जो एनुलर कॉलर में ये जो है इसकी वजह से शुरुआत में क्या होगा, जैसे इसको रिलीज करेंगे, अब 300 ग्राम का है तो सीमेंट पे निशान तो पड़ेगा। अब लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम कब आएगा, जब इसका ये जो एंड्स है इनका तो कोई निशान पड़े ना, यानी कि इन एंड्स का तो कोई निशान पड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो है बीच में सेंटर में नीडल है, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो इस पे निशान पड़े, इंप्रेशन पड़े, वो किसकी वजह से पड़े, इस सेंट्रल नीडल की वजह से। एनुलर कॉलर फेल्स टू डू सो बट इंप्रेशन इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रल नीडल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम। और इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए सैंपल कोई अलग अलग नहीं बनाते, एक ही सैंपल होता है। और सबसे जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी जितनी होती है उसका जीरो, पानी कितना मिलाएंगे, 0.85 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि मान लो कंसिस्टेंसी आपकी आई 40%, तो 40% इंटू 0.85 करेंगे तो इतना परसेंट पानी आप मिलाओगे, तो लगभग आपको 34% पानी मिलाना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम अब देख लेते हैं अपन कैसे टेस्ट करा, तो इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या दिखा है, 0.8 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी का पानी मिलाना है, सीमेंट पेस्ट जो बनाना है। उसके बाद द मोल्ड इज देन प्लेस्ड ऑन द विकेट apparatus एंड द नीडल इज लोवर्ड टू कॉन्टैक्ट द टेस्ट ब्लॉक एंड क्विकली रिलीज, कॉन्टैक्ट में आते ही उसको रिलीज करना। द नीडल 1 mm स्क्वायर नीडल ऑफ 1 mm स्क्वायर पेनिट्रेट्स द टेस्ट ब्लॉक, टेस्ट ब्लॉक को पेनिट्रेट करेगा कंप्लीटली, शुरुआत में क्या करेगा कंप्लीटली, क्योंकि उसमें कोई हार्डनेस आई नहीं, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, जस्ट कोई लूज प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट नहीं करा, यानी हार्ड होना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम द नीडल इज अनेबल टू pierce द ब्लॉक फॉर मोर देन 35 mm from the top as the paste starts to lose its plasticity. Note the time period. अब टाइम पीरियड कब से नोट करोगे, फ्रॉम एडिंग वाटर टू नीडल फेल्स टू पियर्स, यानी कि मान लो 25 मिनट लगे हों, या मान लो आपको आधा घंटा लगा हो, या 32 मिनट लगे हों, ऐसा कुछ भी जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम से लेके अब तक, मान लो आपने 10 बजे मिक्स करा और अब 10:40 हुए, तो उसका क्या, जब उसने ऐसा फेल हो गई, वो पियर्स करने में फेल हो गई 5 mm से ज्यादा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। अब फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी सैंपल तो वही लेना है, सेम उसी सैंपल पे आगे टेस्ट चलता रहेगा, कोई नया सैंपल बनाने की जरूरत नहीं है। अब दिस अरेंजमेंट इज जनरली लोवर्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक एंड रिलीज, टेस्ट ब्लॉक पर आएगा और रिलीज करेंगे। इफ द नीडल मेक्स एन इंप्रेशन, नीडल यानी कि सेंटर में जो नीडल है जो बाहर निकली दिख रही थी आपको, बाहर निकली हुई, उसकी वजह से तो इंप्रेशन पड़ रहा है, बट द एज ऑफ द कॉलर फेल्स टू डू सो, इसका मतलब क्या है कि अब वो फाइनल सेट हो गया है, यानी कि किनारों से तो कोई निशान नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके सेंटर में जो नीडल है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपको कैसा दिखेगा, देखो शुरुआत में आपको ऐसा दिखेगा, मतलब ये गोल बना नहीं, तो उसमें बीच में ये नीडल है, शुरुआत में आपको
ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऐसा दिखे, यानी कि ये जो चीज थी बार बाउंड्री, ये अपसेंट है, उस पर निशान कैसा दिखे, सिर्फ एक डॉट दिखे। शुरुआत में तो कैसा दिख रहा था, ये डॉट भी दिख रहा था और एनुलर कॉलर का निशान भी दिख रहा था। लेकिन जब एनुलर कॉलर का निशान दिखना बंद हो जाएगा उस पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग लाइन। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ऐसा एक डॉट दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब एक बार वापस देख लेते हैं अटैचमेंट कैसा था विकेट एपरेटस का। अगर 10 mm डायामीटर का प्लंजर था तो किसके लिए काम में ले रहे थे, कंसिस्टेंसी के लिए। अगर 1 mm स्क्वायर की नीडल थी, 1 mm स्क्वायर नीडल, तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। 5 mm डाया का एनुलर कॉलर था तो किसके लिए काम में ले रहे थे, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। ठीक, ये कॉलर की स्पेलिंग COLLAR, ठीक है। तो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए काम में लेंगे। अब देखो अलग अलग सीमेंट के लिए कितना इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, फिर टेबल है, ये भी आपको याद रखना। तो ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम, अब ये जितना भी इनिशियल सेटिंग टाइम है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। और ये जो फाइनल सेटिंग टाइम है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन होना चाहिए, ऐसे है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 मिनट से के बाद ही प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट होना चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, 10 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। LHC यानी कि लो हीट जो सीमेंट है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। HSC यानी कि हाई एल्यूमिना जो सीमेंट है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 घंटे और फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे। अब इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हमने करा क्यों, अब देखो हमने जब उसके अंदर पानी मिलाया तो थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्टार्ट होकर वो सेट होने लग गया। अगर एक बार वो सेट हो गया, उसके बाद अगर मैं उसको दूसरी जगह जहां मैंने मिक्स करा वहीं पे अगर वो सेट हो गया और मेरे को उसको प्लेस करना है, तो अब वो प्लेसिंग में दिक्कत आएगी। वो जो स्ट्रेंथ उसने एक बार जो अचीव कर सकता था स्ट्रेंथ, अब वो स्ट्रेंथ अचीव नहीं करेगा अगर मैंने उसको इनिशियली सेट होने के बाद उसको डिस्टर्ब कर दिया है। इसलिए मेरा जरूरी है, क्योंकि उसने एक बार प्लास्टिसिटी लूज करनी स्टार्ट कर दी। एक बार किसी की प्लास्टिसिटी खत्म हो जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, हार्ड होने लग जाता है। और एक बार अगर सीमेंट हार्ड हो गया, उसको अब तोड़ेंगे तो सीमेंट ने अपनी स्ट्रेंथ अचीव करनी स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर पूरा बिखेर दिया, तो अब क्या होगा, वो पहले वाली स्ट्रेंथ कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेंथ कंप्लीट स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ अब कम आएगी तो अपना स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। इसलिए इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम करना जरूरी है। उसके बाद तीसरे नंबर जो टेस्ट आता है वो आता है साउंडनेस टेस्ट। अब साउंडनेस टेस्ट में क्या होता है, कोई आवाज नहीं देता। मैंने बताया था साउंडनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये क्या यहाँ क्या डिटेक्ट करेगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, यानी कि सीमेंट सेट होने के बाद यानी कि हार्ड होने के बाद कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब ये करता किससे है, ठीक। अब उससे पहले अपने को ये पता है कि अपन ने ये देखा था कि किस किस से वॉल्यूम चेंज हो रहा था, किस किस से वॉल्यूम चेंज हो रहा था, किस किस का कारण था। एक तो था लाइम, एक अपना था मैग्नीशिया और एक क्या था, सल्फर। ये तीन चीजें अपन ने पढ़ी थी जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा था। लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर तीनों ही अनसाउंडनेस के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। अब ये ऐसे अपन ने ये सब चीजें पढ़ ली थी। सीमेंट इज ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ सल्फेट अपन ने पूरा पढ़ लिया था। वॉल्यूम हुज वॉल्यूम इज 227% है, यहाँ पे एक्चुअली 5 नहीं है, यहाँ पे 227%। तो वॉल्यूम कितना अपन ने देखा था, 2-2.25 गुना हो जाता है, 2.25 से 2.5 गुना के करीब वॉल्यूम हो जाता है सीमेंट का आफ्टर सेट होने के बाद। अगर उसमें अनसाउंड हो रहा है सल्फेट की वजह से तो इतना ज्यादा भी हो सकता है। अगर इतना ज्यादा होगा तो बाद में स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से जो हमें जो अनसाउंडनेस होएगा सीमेंट में वो डिटेक्ट करनी है। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, तो लाइम और मैग्नीशिया की तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सल्फेट से डिटेक्ट करने का अपने पास कोई मेथड नहीं है। सल्फेट से इनके हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। लाइम और मैग्नीशिया की वजह से जो अनसाउंडनेस होएगी वो डिटेक्ट की जा सकती है, लेकिन मैग्नीशिया वाली अभी तक अनडिटेक्टेबल है। उसके बाद देखते हैं ली चैटेलियर एपरेटस जो होता है, कौन कौन से एपरेटस होते हैं। तो ली चैटेलियर एपरेटस सिर्फ और सिर्फ लाइम की वजह से जो साउंडनेस होगी, जो लाइम की वजह से अनसाउंडनेस होगी, उसी को डिटेक्ट करेगा। L फॉर ली चैटेलियर, L फॉर लाइम और पीछे एपरेटस लगा हुआ है, याद रखना ली चैटेलियर एपरेटस। क्यों, क्योंकि ली चैटेलियर का एक और इंस्ट्रूमेंट है वो किसी और टेस्ट के लिए, इसलिए आपको ली चैटेलियर एपरेटस किसके लिए काम का, ट्री लाइम ओनली, L फॉर लाइम, L फॉर ली चैटेलियर।
ठीक है। अब दूसरा जो है अपने पास वो था ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव किसकी वजह से करता है? डिटेक्ट मैग्नीशिया और फ्री लाइम दोनों की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम दोनों की वजह से। लीच एटेलेव सिर्फ और सिर्फ लाइम की वजह से, और ऑटोक्लेव जो है लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से। अब ये जो लीच एटेलेव एपरेटस ऐसा होता है, क्या होता है? देखो एक ऐसा चिमटे नुमा होता है जिसका कि डाया स्प्लिट सिलेंडर होता है, यानी कि यहाँ ये जो बीच में पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? गैप है। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच में यहाँ पे 0.5 mm का गैप है। कितना है? 0.5 mm का गैप है। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर होता है इसका डाया देखो 30 mm, और इसकी हाइट भी कितनी होती है? ये भी 30 mm और ये भी 30 mm। 30 mm डाया का और 30 mm ही हाइट का होता है। ठीक है, अब ये जो होती है साइड में, इनको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर आर्म्स। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर आर्म्स। ये इनकी जो लेंथ होती है 165 mm होती है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब सीमेंट इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सीमेंट मिलाएंगे। सीमेंट में पानी मिलाएंगे। पानी कितना मिलाएंगे? 0.78 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए तो हमने कितना मिलाया? 0.85 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी। और यहाँ पर मिलाएंगे 0.78 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी। किसके लिए? साउंडनेस के लिए। अब हम लोग लीच एटेलेर वाला कर रहे हैं। ठीक है, पानी मिला दिया, पेस्ट बना दिया। अब उसके सबसे पहले ग्लास प्लेट लेंगे। ये ग्लास प्लेट ली, इसके ऊपर हमने, जैसे ये ग्लास प्लेट ले ली, इसके ऊपर हमने अब ये अपना जो है उसको रख दिया, इसको स्प्लिट सिलेंडर को रखा, और इसके अंदर हमने ये पेस्ट भर दिया। पेस्ट भरने के बाद इसके ऊपर वापस ग्लास प्लेट रखी, और ग्लास प्लेट रख के हमने इसको कहाँ रखा? पानी के अंदर रख दिया। थोड़ा सा ऊपर बाहर रख देंगे। अब बाहर इसलिए रखेंगे, अब क्या होगा? सीमेंट में वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि एक्सपेंड होगा। तो बाहर अगर नहीं रखेंगे तो वॉल्यूम चेंज कहाँ किधर हो सकता है? चारों डायरेक्शन में। तो क्या करेगा? वो ग्लास प्लेट को फेंक देगा, ऊपर की तरफ भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और साइड्स में भी हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर मेजर करने का अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर हल्का बाहर रख देते हैं, ताकि जो अब सीमेंट का जो वॉल्यूम चेंज हो सिर्फ और सिर्फ उसके डायमीटर की फॉर्म में ही चेंज हो। ठीक है, तो अब पानी में रखा हुआ है तो थोड़े उसमें रिएक्शन हो रही है, तो अब वो क्या हो रहा है? सीमेंट का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज की जो भी होएगा, ये जो इंडिकेटर आर्म्स है जो पहले 0.5 mm की दूरी पे है, अब वो कितना हो जाएगा? कुछ ज्यादा हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है क्या होगा? धीमे धीमे जब फूलेगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होके मान लो कोई डिस्टेंस आया x1। ठीक है, इंक्रीज होके कोई डिस्टेंस आया x1। इसके बाद इस सैंपल को अब किस में रखना है? बॉइलिंग। पहले तो सिर्फ पानी में रखा होता, अब रखना है बॉइलिंग वाटर। अब देखो एक चीज सोचो, बॉइलिंग वाटर क्यों? जो अपन ने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे अपने क्या होगा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी? तेज होगी। अब एक्चुअली में तो हमको ये जो साउंडनेस अनसाउंडनेस ये कई सालों तक सीमेंट तो फील्ड में पड़ा रहता है। मान लो 50 साल बाद निकालना है, तो 50 साल बाद का कैसे निकालेंगे? टेस्ट में तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फील्ड कंडीशन है उनको टेस्ट कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देते हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने को टेस्ट मिल जाए फील्ड कंडीशन के हिसाब से। तो ठीक है, अब इसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करेंगे। कितनी देर तक? 3 आवर्स तक। 3 आवर्स तक करेंगे और 3 घंटे बाद उसको बाहर निकालेंगे। और अब उनका इंडिकेटर आर्म्स के बीच में दूरी देखेंगे, मान लो x2 आया, तो ये x2 माइनस x1 जो था वही अपना क्या है? अनसाउंडनेस। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसाउंडनेस। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर ऑफ स्प्रिंग मास और अदर सुटेबल मेटल। इट इज 30 mm इन डायमीटर एंड 30 mm हाइट है। Cement is boiled with 0.78 times the water required for standard consistency. 0.78 times of P पानी मिलाना in a standard manner and filled into the mold kept in on a glass plate. The mold is covered on the top with another glass plate. यही बोला मैंने। The whole assembly is immersed in water at a temperature, वही रूम टेम्परेचर 27 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, एंड kept there for 24 आवर्स। 24 घंटे तक वहीं रखना है। आफ्टर 24 आवर्स मोल्ड इज टेकन आउट एंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग द इंडिकेटर आर्म्स इज नोटेड अगर x1 है, जो कि x1 है। तो पहले तो 0.5 थी, अब क्या हो गई? वो 24 घंटे पानी में रखने के बाद अब वो हो गई x2। उसके बाद अब x1 आ गई। अब हमने इसको पानी अब किस का रखा? अगेन पुट मोल्ड इन वाटर एंड बॉइल्ड वाटर फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे तक उसको गर्म करना है, रिमूव करना है, और इंडिकेटर आर्म्स के बीच की डिस्टेंस देखनी है x2। difference between the two measurements represent the unsoundness of cement। यही उसकी सीमेंट की अनसाउंडनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बोल्ड करके लिखा है,
तो ओपीसी, आरएचसी और एलएचसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट और पीपीसी के लिए ये x2 - x1 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है 10 mm हो सकती है, किसके लिए? ओपीसी, आरएचसी, एलएचसी एंड पीपीसी के लिए, ठीक है। और अगर हाई एल्यूमिनियम सीमेंट या सुपर सल्फेटेड सीमेंट है यानी कि एचएससी और एसएससी के लिए 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। तो सुपर सल्फेटेड और हाई एल्यूमिनियम सीमेंट के लिए 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ओपीसी, आरएचसी, एलएचसी और पीपीसी के लिए 10 mm तक हो सकता है। अब ये तो था लीच एटेलियर apparatus, किसकी वजह से फाइंड आउट करता था? फ्री लाइन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अभी भी मैग्नीशियम और सल्फर बच गया, तो सल्फर की वजह से तो कोई भी डिटेक्ट करता नहीं है। अब ये जो ऑटोक्लेव होता है वो किसकी वजह से करता है? मैग्नीशियम और अपने लाइम दोनों की वजह से। अब ठीक है, मैग्नीशियम तो हम लोग मिलाते ही हैं। अब प्रिपेयर करना है अपने को एक मोल्ड जिसका कि 25 mm का क्यूब होगा। मोल्ड बनाना है 25 mm क्यूब का और उसको ऑटोक्लेव में रखना है। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट मशीन है, भट्टी टाइप है, उसके अंदर रखना है और उसके अंदर प्रेशर बढ़ाना है 0 से लेके 21 kg/cm² का प्रेशर करना है। कब? 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि शुरुआत में 0, लेकिन धीमे धीमे प्रेशर इंक्रीज करना है। इंक्रीज करके 1 घंटे तक, अब 1 घंटे में वो कहाँ तक पहुंच जाए? 21 kg/cm² के बराबर, इतना प्रेशर पहुंच गया। और उसको अब मेंटेन करना है 3 घंटे, इनके टोटल टेस्ट कितना हो गया? 4 घंटे। अब टेम्परेचर क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन होगी वो फास्ट हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। और सॉरी, टेम्परेचर का प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद, और ऑटोक्लेव है तो टेम्परेचर तो यहाँ है ही है, तो दोनों ही चीज है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और ठीक है, अब रिमूव द सैंपल। अब ये प्रेशर कौन सा होता है? स्टीम प्रेशर होता है, ठीक है, यानी कि गर्म, ठीक है। रिमूव द सैंपल एंड मेजर द डायमेंशन। अब 25 mm उसके डायमेंशन थे, अब 25 mm से अब जो चेंज आएगा डायमेंशन में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 25 का 8% कितना होता है? 25 इंटू 8/100, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 भी नहीं होगा, ठीक। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 का 8% कितना हो जाएगा? 2, तो 2 mm से 0.8% है, 0.8%, यहाँ पे भी मिस्टेक, 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.2 mm से ज्यादा का गैप नहीं आना चाहिए, 0.2 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो पहले मान लो 25 mm का क्यूब था, अब 25.2 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो बस इतना लिमिट। उसके बाद 3 टेस्ट पढ़ लिया हमने, कंसिस्टेंसी पढ़ लिया, सेटिंग टाइम पढ़ लिया और अपने साउंडनेस पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट की। स्ट्रेंथ टेस्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करते हैं। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट के लिए हमको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमको सैंपल लेना है 1:3 का सीमेंट का सैंपल बनाना। 1:3 यानी कि 1 सीमेंट होगा और 3 क्या होगा? सैंड होगा। सीमेंट इस टू सैंड का रेशियो रखना है 1:3, यानी कि सीमेंट जो लेंगे वो लगभग 185 ग्राम लेंगे और जो सैंड लेंगे वो 555 ग्राम लेंगे। अब सैंड कौन सी लेंगे? वो एनोर सैंड होती है। कौन सी होती है? एनोर सैंड। एनोर सैंड इसलिए क्योंकि ये कौन सी सैंड होती है? अपनी स्टैंडर्ड सैंड बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड सैंड बोलते हैं, यानी कि जितना जो आईएस क्लासिफिकेशन है उसमें ये क्या है? स्टैंडर्ड सैंड है, ठीक है। अब पानी कितना मिलाना है? देखो अपन ने देखा था इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी, साउंडनेस के लिए 0.78 टाइम्स, और यहाँ पर मिलाना है ये देखो P/4 प्लस 3.5%, P/4 प्लस 3.5%, यानी कि कंसिस्टेंसी डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3.5% पानी मिलाना है। और टेम्परेचर क्या रखना है? टेस्ट रूम का टेम्परेचर रखना है वही 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर। और कितने सैंपल लेने? मिनिमम एक टेस्ट के लिए मिनिमम सैंपल कितने लेने? 3, ठीक है, 3 स्पेसिमेन। अब उसको मोल्ड को जो भी है, अब मोल्ड जो है उसका साइज क्या रखना है? मोल्ड का साइज रखना है 70.6 mm। क्या रखना है? 70.6 mm या फिर 5000 mm स्क्वायर। 5000 mm स्क्वायर उसका क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए। 5000 mm स्क्वायर उसका क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए। कैसा? अब मोल्ड है उसका क्यूब के साइज क्या? 70.6 mm या 5000 स्क्वायर mm उसका एरिया होना चाहिए, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। सरफेस एरिया उसका कोई भी एक फेस एरिया उतना होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इस मोल्ड को फिल करेंगे। मोल्ड को फिल करके उसको वाइब्रेशन टेबल पे रखेंगे।
कितने मिनट के लिए? 2 मिनट, ताकि कॉम्पैक्शन हो जाए। वाइब्रेशन टेबल पे इसलिए रखेंगे कॉम्पैक्ट करने के। स्ट्रेंथ टेस्ट है तो जितना कॉम्पैक्ट होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। तो कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे? वाइब्रेशन टेबल पे रखेंगे। कितने टाइम के लिए? 2 मिनट के लिए। और उस टेबल में वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं? 12,000 प्लस माइनस 400 पर मिनट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे उस पर? लगभग 24,000 प्लस माइनस 400 वाइब्रेशन होंगे। कितना हो जाएंगे? लगभग लगभग 24,000 वाइब्रेशन हो जाएंगे। पर मिनट में कितने होते हैं? 12,000 प्लस माइनस 400। ठीक है। फिर उन तीनों ही क्यूब पे हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे और उनकी एवरेज लेके उनका जो भी है स्ट्रेंथ आ जाएगा। और रेट ऑफ लोडिंग रखनी 0 से 35 के बीच में एमपीए पर मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। क्यूब अगर बड़ा क्यूब काम में लेंगे तो देखो सीमेंट है, बहुत ज़्यादा सीमेंट होगा तो सीमेंट क्या हो जाएगा? फिर वो क्रैक आ जाएंगे, क्योंकि सीमेंट में अनसाउंडनेस वगैरह होती है तो क्रैक वगैरह के चांसेस हैं। अब एक्चुअली ये जो मोल्ड में भरा वाइब्रेशन कराया, उसके बाद उसको 24 घंटे वहीं पे छोड़ देना है मोल्ड के अंदर ही। फिर 24 घंटे बाद मोल्ड में से निकालना है और अब उसको कंप्लीटली पानी के अंदर इमर्स कराना है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो चाहिए ना। सिर्फ मोल्ड में रखने से स्ट्रेंथ थोड़ी आ जाएगी। तो मोल्ड से निकाल के पानी में रखा। अब क्या होगा? हाइड्रेशन रिएक्शन वगैरह चलती रहेगी। वैसे तो स्टार्ट हो गई थी क्योंकि उसके अंदर पानी ऑलरेडी था, लेकिन अब हम लोग और पानी, उसको पानी में डुबा के रखेंगे। कितने टाइम तक? अगर मेरे को 3 दिन के बाद की स्ट्रेंथ चाहिए तो 3 दिन में निकाल लूंगा। अगर मेरे को 7 दिन बाद की चाहिए तो 7 दिन में निकाल लूंगा। और अगर मेरे को 28 दिन की चाहिए तो मैं 28 दिन बाद। अब अगर मान लो मुझे 3 दिन की भी चाहिए, 7 दिन की भी चाहिए और 28 दिन की भी चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रखूंगा मैं? 9 नंबर ऑफ क्यूब्स रखूंगा। 9 क्यूब, क्योंकि 3 तो 3 दिन के हो गए, 3 7 दिन के और 3 ही 28 दिन के। ऐसे करके मेरे को टोटल 9 नंबर ऑफ क्यूब्स चाहिए। और मैं टेस्ट किस में करूंगा? या तो सीटीएम में करूंगा, या तो सीटीएम में करूंगा, या फिर यूटीएम में, यानी कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, या फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में मैं टेस्ट करूंगा। ठीक है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी? अब मैंने उस पर धीमे धीमे लोड बढ़ा रहा हूँ। सैंपल उसके अंदर रख दिया कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर। अब उसमें मैं धीमे धीमे लोड बढ़ा रहा हूँ। तो लोड बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा तो जिस फोर्स पे या जिस लोड पे वो टूट जाए, वो लोड अपॉन एवरेज एरिया उसका क्या हो जाएगा? अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। अब ओपीसी के लिए, ओपीसी 3 ग्रेड में आता है, अपने को जनरली पता है 33, 43 और 53 ग्रेड। कई बार क्वेश्चन आता है कि 23 ग्रेड होता है या नहीं, या 63 ग्रेड होता है या नहीं। नहीं होते, ऐसे कोई ग्रेड नहीं होते। ओपीसी के सिर्फ और सिर्फ 3 ही ग्रेड होते हैं, 33, 43 और 53। अब उसके बाद अपने को निकालनी है इनके 3 दिन बाद की स्ट्रेंथ, इनके 7 दिन बाद की स्ट्रेंथ और इनके 28 दिन की बाद की स्ट्रेंथ। तो ये जो पीछे ग्रेड दे रखा है जैसे 33, 43 और 53, ये जो होती है ये रिप्रेजेंट करता है इनके 28 दिन की स्ट्रेंथ को। तो यानी कि ओपीसी 33 ग्रेड वाले की आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी? 33 एमपीए, यानी कि 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 43 वाले की 43 और 53 वाले की 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आफ्टर 28 डेज। तो 3 दिन के बाद कितनी होनी चाहिए? तो 3 दिन के बाद आप देख रहे हो 50% होनी चाहिए। 28 दिन की आधी होनी चाहिए 3 दिन के बाद, और 7 दिन के बाद होनी चाहिए 2/3 ऑफ 28 डेज। देख लो, 3 दिन के बाद तो आधी, जितनी 28 दिन में है उसकी आधी होनी चाहिए 3 दिन बाद ओपीसी में और पीपीसी में। ठीक है। और 7 दिन की कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए, लगभग 66% या 65%। कई बार 0.65 भी लिखा होता है, तो ये सही है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ओपीसी की देखो 28 दिन की 33 है तो उसकी आधी कितनी होगी? 16.5, यानी कि 16 एमपीए से कम नहीं होनी चाहिए 3 दिन के बाद, और 2/3 हो जाएगी यानी कि 7 दिन अब 22। तो ये टेबल भी आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है। इसको भी बेटा याद कर लो। मैं सारे इरेज कर दिया इंक, अब भले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको ये टेबल याद रखनी है। ओपीसी 33 के लिए 3, 7 और 28 की कितनी होती है? 16, 22 और 33। 43 के लिए होती है 23, 33 और 43, और 53 ग्रेड के लिए 27, 37 और 53। अब पीपीसी, अब पीपीसी का आप कहोगे कोई ग्रेड नहीं। अब क्या होता है? पीपीसी जनरली लोकली अवेलेबल होता है, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरर होता है। तो क्या करता है वो कभी कभी ऐसे सीमेंट के बैग पे ग्रेड लिख के दे देता है कि जैसे ओपीसी 33 ग्रेड, ओपीसी 43, ओपीसी 53। अब ओपीसी का कभी ग्रेड होता नहीं। क्या होता है? सॉरी, पीपीसी का कभी ग्रेड होता नहीं। तो वो क्या करता है? ऐसे मूर्ख बना देता है, लोगों को पता नहीं होता और बोल देता है पीपीसी 53 ग्रेड। ऐसा कोई ग्रेड नहीं होता पीपीसी का। क्यों? क्योंकि जो पीपीसी बनता है वो कैसे बनता है? ओपीसी 53 ग्रेड सीमेंट में जब 30% फ्लाई ऐश, या फिर हम लोग कह सकते हैं पोजोलानिक मटेरियल जब हम लोग मिलाएंगे, पोजोलानिक मटेरियल, तो उसके बाद जो सीमेंट मिलेगा वो हमको कैसा मिलेगा? पीपीसी।
और ये किसके, इसकी स्ट्रेंथ होगी 33 ग्रेड के बराबर। जब इसकी स्ट्रेंथ 33 ग्रेड के बराबर है तो मैन्युफैक्चरर उसको 53 किस हिसाब से निकाले। तो आपको उसमें मूर्ख नहीं बनना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 33 ग्रेड ही होता है ओपीसी। तो 33 ग्रेड सॉरी पीपीसी जो होता है ओपीसी 33 ग्रेड के बराबर होता है। इनकी स्ट्रेंथ कितनी देगा 16, 22 और 33। ठीक है। अब उसके अलावा आरएचसी, आरएचसी क्या होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और एचएससी क्या होता है लो हीट सॉरी हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की एक दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 16 होती है, 3 दिन की स्ट्रेंथ जो होती है 27.5, और अगर 28 दिन की कितनी होती है, 28 दिन की इतनी होती है उसकी, है ना, ओपीसी के बराबर ही होती है, लेटर स्ट्रेंथ बराबर होती है आरएचसी की। ठीक है। अब एचएससी 28 दिन के बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, 28 दिन में भी ये थोड़ी ज्यादा रहती है। अब उसके बाद एचएससी हाई एल्यूमिना सीमेंट की एक दिन की स्ट्रेंथ है 30 एमपीए और 3 दिन की स्ट्रेंथ है 35 एमपीए। आपको ये सारी पूरी टेबल आपको याद करनी, जो वैल्यूज इसमें बीएमसी में आ गई वो सारी तो याद करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ सीमेंट को ऐसे खींच के टेस्ट तो कर नहीं सकते, दबा के तो कर सकते हैं लेकिन खींच के कर नहीं सकते, क्योंकि जनरली इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है, और खींचेंगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे, कुछ बनेगा नहीं ऐसा सैंपल, खींच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक नया मेथड देखा, ब्रिकेट मेथड। ठीक है। ब्रिकेट मेथड का मतलब ये देखो, आपको जो शेप दिख रहा है वो डंबल जैसा शेप दिख रहा है। अब ये जो सैंपल है, अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको डंबल जैसा दिख रहा है, तो अब इनको दोनों तरफ से हम लोग किनारे पकड़ के इसको दूर दूर खींच सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो बीच में जो डायमेंशन है उसका है 25.4, बीच में जो डायमेंशन है वो 25.4 mm है। जो टोटल लेंथ है वो है 76.2 mm, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 76.2 mm है। और ये जो बीच में है सेंट्रल का जो डायमेंशन है वो 25.4 यानी कि सर्कुलर है। ठीक है। अब टेस्ट करेंगे कैसे, तो वही इसको भी 1:3 लेंगे सीमेंट और सैंड, और इसमें जो उसके बाद पानी मिलाएंगे। पानी कितना मिलाएंगे, वहां पर हमने मिलाया था वापस बता रहा हूँ, सेटिंग टाइम में हमने मिलाया 0.85 टाइम्स ऑफ पी, साउंडनेस में 0.78 टाइम्स ऑफ पी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हमने मिलाया p/4 प्लस 3.5, यहाँ पर मिलाएंगे p/5 प्लस 2.5। ये ध्यान रखना है, p/5 प्लस 2.5 इतना पानी मिलाएंगे। 2.5 क्या परसेंटेज। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसका लगभग 10-15% होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। सीमेंट इज वेरी वीक इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, तभी तो आरसीसी के अंदर हम लोग ने स्टील काम में लेना चालू करा। अगर इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती तो हमको स्टील काम में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ओपीसी की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन 2 MPa, से कम नहीं होनी चाहिए 3 दिन के बाद। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद 16, और यहाँ देख लो 1/8 आ रही है लगभग, तो लगभग 15% के आसपास आ रही है ना, तो इसलिए ठीक है आपको ये ध्यान रखना है 2 MPa से कम नहीं होनी आफ्टर 3 days, और आफ्टर 7 days 2.5 MPa से कम नहीं होनी है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। अब ये जो सैंपल है इसको क्या बोलते हैं, ब्रिकेट बोलते हैं वही। और इसमें देखो वहां तो कंप्रेशन में 3 सैंपल थे, यहाँ अपने को 12 स्पेसिमेन लेने। क्यों, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट टेस्ट नहीं है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, ये इनडायरेक्ट है, ऐसे बनाया हुआ है ताकि कर सकें, वरना ये कोई एक्चुअली रिजल्ट नहीं देता, ये कुछ भी दे देता। फिर लोडिंग रेट ध्यान रखनी है, 0.7 से लेके 2.5 MPa पर 12 सेकेंड, 0.7 से लेके 2.5 MPa पर 12 सेकेंड, यानी कि पर मिनट देखा जाए तो लगभग हो जाएगा ये 12.5 MPa, नहीं 2.5 नहीं होता, 0.7 MPa पर मिनट होता, तो 0.7 MPa पर मिनट, तो पर 12 सेकेंड, तो वो हो जाएगा पर मिनट के हिसाब से 3.5 MPa पर मिनट। और वहां पर कितना था 35 MPa पर मिनट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, और ये उसका लगभग 10 गुना कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी 10-15 गुना ही होती है टोटल की। ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे, वही अपन ने खींचा तो लोड लगाया, अब लोड अपॉन में एवरेज एरिया इज नोन एज स्ट्रेंथ। अब एवरेज एरिया कितना लेंगे, क्योंकि ये जो टूटेगा ये सेंटर से टूटेगा, या जब डंबल जो होता है, डंबल को अगर दोनों तरफ से खींचा जाए तो कहाँ से टूटेगा, सेंटर से, तो सेंटर वाले ही डायमेंशन लेने, और सेंटर वाले डायमेंशन कितना है 25.4 इंटू 25.4, और ये किस में है mm में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, आप कंफ्यूजन ना हो, यहाँ एरिया जो है वो किस में है mm स्क्वायर में।
ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है बस। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है वो किस में करते हैं, ली चैटेलियर फ्लास्क में। इसलिए मैंने बोला था कि ली चैटेलियर एपरेटस जो है आपको फ्री लाइन का जो साउंडनेस होता है उसको निकालता है, और ली चैटेलियर फ्लास्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकालता है। और सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.15। और जो इसमें लिक्विड काम में लेते हैं वो या तो कैरोसिन काम में लेंगे या फिर नेफ्था लेंगे, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.73 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लिक्विड काम में लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जनरली वाटर लेते हैं, लेकिन सीमेंट में पानी लेंगे तो सीमेंट क्या हो जाएगा, सेट होने लग जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, कैरोसिन या नेफ्था, जो कि डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स है। और सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है, आपको याद करना। सीमेंट की डेंसिटी पूछ ले तो 1440 kg पर मीटर क्यूब, 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। एक बैग जो होता है सीमेंट का, उसका जो वेट होता है वो 50 kg होता है। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम जो होता है 35 लीटर के बराबर, या फिर 0.035 मीटर क्यूब के बराबर, या फिर 0.0 एग्जैक्टली देखना है तो 0.0347 मीटर क्यूब। अब देखो, अब बोलोगे सर ये लीटर और मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। ये सब कन्वर्जन तो आपको आई होप पता ही होंगे। तो ये कुछ सीमेंट से रिलेटेड डाटा है जो आपको रटना ही है, याद करना ही है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें समझाने वाली कोई चीज है नहीं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसमें करते हैं, ली चैटेलियर फ्लास्क में करते हैं। ओपीसी का कितना होता है इसमें, 3.15 फिक्स है, और इसका डेंसिटी होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। एक बैग ऑफ सीमेंट 50 किलो का होता है। एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम जो होता है 35 लीटर के बराबर, यानी कि 0.035 मीटर क्यूब, या एक्जैक्टली देखें तो 0.0347। ये जब 0.0347 को राउंड ऑफ करते हैं तो 0.035 बन जाता है। ठीक है, और इसमें जो लिक्विड काम में लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कैरोसिन या फिर नेफ्था, जिसका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.73 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, और हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट किसमें करेंगे, कैलोरी मीटर में। और सीमेंट को रख दिया, सीमेंट और पानी को उसमें डाल के मिक्स करके रख दिया। अब जो रिएक्शन होगा तो हीट निकलेगी, और ये हीट को क्या करेगा, कैलोरी मीटर मेजर करता जाएगा। ये सारे हो गए अपने फिजिकल लैब टेस्ट। अब देखते हैं केमिकल लैब टेस्ट। केमिकल लैब टेस्ट में सबसे पहला आता है लॉस ऑन इग्निशन। लॉस ऑन इग्निशन यानी कि उसको जलाने पे उसका वेट कितना कम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन इग्निशन टेम्परेचर। तो हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले 1 ग्राम का सीमेंट लेंगे और उसको 15 मिनट तक हीट करेंगे। पहले तो 1 ग्राम सीमेंट लेंगे, उसको किस में रखेंगे, प्लेटिनम क्रूसिबल में। किस में रखेंगे, प्लेटिनम क्रूसिबल में। और फिर उस क्रूसिबल समेत सीमेंट को हम लोग किस में रखेंगे, मफल फर्नेस में। और फिर 15 मिनट तक गर्म करेंगे। कितने टेम्परेचर पे, 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सीमेंट लेंगे, उसको प्लेटिनम क्रूसिबल में रखेंगे, प्लेटिनम क्रूसिबल को मफल फर्नेस में रखेंगे, मफल फर्नेस में 15 मिनट तक गर्म करेंगे 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर। अब उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे। अब उसका वेट लेंगे, पहले 1 ग्राम था, अब अगर उसका वेट में जो चेंज आ रहा है, अगर वो 4% से ज्यादा आ रहा है तो वो काम का नहीं है। ओपीसी में जो लॉस हो रहा है इग्निशन करने पे, जो सीमेंट का को जलाने पे जो वेट में कमी होगी वो 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 4% ओपीसी के लिए। आपको याद करना है, लॉस ऑन इग्निशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4% फॉर ओपीसी। उसके बाद फिर देखते हैं केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। अब ये केमिकल कंपोजिशन टेस्ट का क्या मतलब है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है उनका आपस में क्या रेशियो। तो पहला जो है रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू द लाइम, Al2O3 अपॉन Fe2O3 का रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 0.66। 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। किसका रेशियो, Al2O3, ये मतलब इसका मतलब ये है Al2O3 अपॉन Fe2O3 शुड नॉट बी लेस देन 0.66, यानी कि इससे 0.66 से बड़ा होना चाहिए। फिर आता है एक लाइम सेचुरेशन फैक्टर। लाइम सेचुरेशन फैक्टर क्या होता है, रेशियो क्या किसका होता है, लाइम टू द रेशियो ऑफ, ये वो बड़ा है, लाइम टू द रेशियो ऑफ एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिका। किसका रेशियो होता है, लाइम टू द रेशियो ऑफ एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका, तीनों का सम। लाइम बाय आयरन ऑक्साइड, सिलिका एंड एल्यूमिना, इन तीनों का इनका रेशियो होता है। अब ये जो रेशियो है लाइम सेचुरेशन फैक्टर की, जो वैल्यू कई बार 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, लाइम सेचुरेशन फैक्टर की वैल्यू 0.66 से 1.02 के बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में, 0.66 से 1.02 के बीच में। टोटल सल्फर कंटेंट है जो कि लेस देन होना चाहिए 2.75 से, यानी कि 2.75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, अनसाउंडनेस बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, और इसको तो हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। क्यों,
क्योंकि जो दो इंस्ट्रूमेंट है, लीच अटेलियर apparatus है, वो तो सिर्फ फ्री लाइम की वजह से, और जो ऑटोक्लेव है वो फ्री लाइम और मैग्नीशिया की वजह से फाइंड आउट करता है। तो इसकी वजह से कौन फाइंड आउट करेगा, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। और रेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू क्या है, यानी कि जो उसके अंदर इनसॉल्युबल कंपाउंड है उनका 1.5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और मैग्नीशिया का वेट 5% से कम होना चाहिए। सॉरी, ये सब चीजें हैं। सल्फर कंटेंट 2.75 से कम होना चाहिए, इनसॉल्युबल रेसिड्यू 1.5% से कम होना चाहिए, और मैग्नीशिया भी 5% से कम होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशिया भी क्या करेगा, बाद में क्रैक्स वगैरह देता है और बहुत ज्यादा हार्ड कर देता है। तो ये सारे टेस्ट हो गए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट में सबसे पहला सीमेंट देखते हैं हम लोग, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिसको हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, आरएचसी आ रहा था, वो होता क्या है एक्चुअली। तो आरएचसी देखते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये क्या होता है, सिमिलर ही ओपीसी का होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इसमें C3S जो होता है ज्यादा होता है। C3S क्या होगा, ओपीसी में जो C3S होता है उसके कंपैरिजन में इसमें C3S क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये जो सीमेंट है इसको फाइननेस भी ज्यादा होता, अपन ने देखा था कि इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना आ रहा था, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और ओपीसी का कितना आ रहा था, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी कि इसकी जो फाइननेस है वो ज्यादा फाइन है, फाइनर देन ओपीसी है। और इसमें C3S भी ज्यादा। अब C3S ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, अपन ने देखा था कि C3S की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ होती है, C3S की वजह से क्या मिलती है अपने को, अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, और C2S की वजह से लेटर स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो इस सीमेंट की, जो सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसकी क्या होगी, अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और देखो ये सेट भी क्या होगा, जल्दी होगा। क्यों, क्योंकि देखो C3S क्या होता है, जल्दी सेट होता है, अर्ली सेटिंग होता है। यानी कि ये जो एक्चुअली क्या करता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है इसकी ओपीसी से ज्यादा होती है। कितनी होती है, इसलिए अगर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ अगर इसकी ज्यादा है, तो इसको हम लोग कहाँ काम मिलेंगे, जहां हमें स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी हमें स्ट्रेंथ मिल जाए। तो ओपीसी जितना 7 दिन में स्ट्रेंथ देता है, ये उतना 3 दिन में दे देता है। जितना ओपीसी 7 दिन में देता है, ये उतना 3 दिन में दे देता है। देखो ओपीसी इन 7 डेज, ये उतनी स्ट्रेंथ 3 दिन में दे देता है। यानी कि ओपीसी 7 दिन में कितनी देता है, 2/3, यानी कि 22 एमपीए देता है। तो ये 22 एमपीए कितने दिन में दे देगा, 3 दिन में। तो ये अपने को फायदा हो गया। ठीक है, अब इसको कहाँ काम मिलेंगे, जहां पर अपने को रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ डिजायर्ड है, वहां पर काम मिलेंगे। यानी कि जैसे मान लो मेरे को कोई रोड का रिपेयर करना है, अब रोड का रिपेयर, एग्जिस्टिंग रोड है सीसी रोड, अगर उसका रिपेयरिंग करना है तो मैं ज्यादा टाइम के लिए ट्रैफिक तो रोक नहीं सकता, और कितनी देर रोकेंगे, लोग तो है आएंगे जाएंगे। तो ऐसे जगह पर तो उसके जो क्रैक्स है रिपेयर करने के लिए मेरे को किसको काम में लेना पड़ेगा, आरएचसी को, ताकि जल्दी स्ट्रेंथ अचीव कर ले, और अब भले व्हीकल उसके ऊपर से जाए तो भी उस रोड को वापस नुकसान ना हो। या फिर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में, जहां मेरे को सर्दियों में या जहां टेम्परेचर कम रहता है, वहां पर क्या होता है, फ्रॉस्ट अटैक ज्यादा होता है। तो फ्रॉस्ट अटैक C3S इंक्रीज करने से फ्रॉस्ट अटैक क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। C3S इंक्रीज करने से फ्रॉस्ट अटैक डिक्रीज हो जाता है, अपन ने देखा था, क्योंकि ये फटाफट रिएक्शन करता है। तो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में, या फिर प्री कास्ट कॉन्क्रीटिंग में, यानी कि फैक्ट्री वगैरह में क्या अपने को प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो अगर वहां पर हमने जो स्ट्रेंथ 7 दिन में मिल रही है, अगर 3 दिन में मिल जाए, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि 3 दिन अब डबल प्रोडक्शन कर देंगे, डबल प्रोडक्शन प्लस 1 दिन फ्री भी हो जाएगा अपने पास। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, यानी कि प्री कास्ट फैब्रिकेशन, प्री कास्ट कॉन्क्रीटिंग में, या प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में, या अब फोमवर्क वगैरह हम लोग लगाते हैं सपोर्ट के लिए। तो फोमवर्क वगैरह लगाएंगे तो वहां पर अपने को क्या होगा, किराया लगेगा। 7 दिन की जगह अगर फोमवर्क 3 दिन लगाना पड़ रहा है तो 4 दिन का किराया बचेगा। यानी कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन, या जहां पर फोमवर्क अपने को जल्दी जल्दी रिमूव करना है, पैसा बचाना है, तो वहां पर हम लोग किसको काम में लेंगे, इस आरएचसी को। एप्लीकेशन देखो, कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, रोड रिपेयर वर्क, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, या वेयर फोमवर्क इज टू बी रीयूटिलाइज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखो, एक दिन में तो कितना दे रहा है, 3 दिन के बराबर 16, और 3 दिन में कितनी दे रहा है, 27.5 एमपीए। ठीक है, इसकी इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज सेम एज ओपीसी का, बराबर होता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, अब इसमें हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू देयर हाई फाइननेस, सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। इसमें C3S क्या होता है, लगभग 56% होता है, और C2S जो होता है लगभग 5%, यानी कि C2S को कम करेंगे और C3S को बढ़ा देंगे। अब C3S ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, श्रिंकेज भी ज्यादा होगा, ये भी अपने को पता है। लार्ज श्रिंकेज होगा, क्यों, क्योंकि ये सीमेंट तो जल्दी सेट हो गया, इसको पानी के इवेपोरेशन का मौका नहीं दिया, यानी कि जल्दी स्ट्रेंथ अचीव कर ली, पानी के इवेपोरेशन का मौका नहीं दिया, तो क्या होगा,
श्रिंकेज बाद में आएगा, पानी जब बाद में उड़ेगा तो दिक्कत आएगा। और इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है क्योंकि C3S बढ़ा दिया। तो ये C3S में अपन ने देख लिया था। अब concrete made with RHC can be safely exposed to frost as it matures more quickly, क्योंकि C3S ज्यादा होगा तो frost attack कम होगा। It contains more C3S and less C2S than the OPC, ये भी अपने को पता है। अब इसका एक्सपेंशन जो है इनकी साउंडनेस, लीच अटेलियर से तो मैक्सिमम 10 mm और ऑटोक्लेव से 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले जब टेस्ट पढ़े थे, ठीक है। और ये सारी चीजें होगी। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग यानी कि उसका भी ये उससे भी जल्दी स्ट्रेंथ अचीव करेगा। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर RHC जो क्लिंकर्स होंगे यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के जो क्लिंकर होगा उसी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड मिला देंगे 2% से कम, नहीं कि 2% से ज्यादा नहीं मिलाएंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड मिला देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर यानी कि जो इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ सेटिंग या रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, तेज हो जाता है। तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को तेज कर देगा, इनकी सीमेंट क्या हो जाएगा, जल्दी सेट हो जाएगा। अब लेकिन कैल्शियम क्लोराइड से दिक्कत है, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कोरोजन करवाता है। अगर RCC स्ट्रक्चर है तो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से रीइंफोर्समेंट में क्या हो जाएगा, कोरोजन, यानी कि बाद में नुकसान करेगा। तो इसलिए आजकल क्या है, इसको एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को काम में नहीं लेते, ऑब्सोल्यूट हो गया है। क्यों, क्योंकि कोरोजन की वजह से एक तरह का मेनली डिफेक्ट है इसका, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड को ही यूज करना बंद कर दिया, ठीक है। अब इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 20 मिनट। 20 मिनट क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड एक्सेलरेटर होता है। तो इस जो सीमेंट है इसको काम में अपने को 20 मिनट के अंदर अंदर लेना है। OPC का 30, इसका 20 मिनट। अब ये जो है 25% मोर स्ट्रेंथ एट 1 and 2 days, 1 और 2 दिन में RHC जो इतनी स्ट्रेंथ देता है, जैसे एक दिन में RHC कितना देता था, 16 का 25% ज्यादा देगा, यानी कि ये दे देगा एक दिन में 20 MPa और 10 से 15% ज्यादा स्ट्रेंथ देगा एट 7 days, ठीक है। तो ये देखो 1 और 2 दिन में RHC से भी 25% ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है और 7 दिन में 10 से 15% ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। अब ये जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होती है ना, समय के साथ क्या होती है, कम होती जाती है। पहले ज्यादा है फिर कम होती जाती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। दिस रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इन दिस सीमेंट रिड्यूसेस विद द टाइम एंड एट द एज ऑफ 90 days स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ OPC के बराबर हो जाती है, उसकी भी, RHC की भी और इसकी भी। डिसएडवांटेज क्या है, कोरोजन ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड और एप्लीकेशन जहां पर रैपिड हार्डनिंग काम में लेते थे वहां पर ही इसको काम में लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर सीमेंट आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, HAC। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, अब इसको बनाते कैसे, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट को हम लोग बनाते हैं इंटर ग्राइंडिंग बॉक्साइट 40% लेंगे, लाइम 40% एंड आयरन ऑक्साइड 15%। वो जो अभी तक मेथड पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग उससे अलग है। इनकी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, बॉक्साइट 40%, लाइम 40% और आयरन ऑक्साइड 15% लेंगे। और परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन दिस सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, एल्यूमिना जो है, अब एल्यूमिना आएगा कहां से, ये जो बॉक्साइट होता है ये और है एल्यूमिनियम का, तो यहाँ से अपने को एल्यूमिना मिलता है। इसमें 32% से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 32%। हाई एल्यूमिना सीमेंट में अभी तो जनरली तो हमने देखा था बहुत कम मिला रहे थे हम लोग, लगभग 5-10% मिला रहे थे, लेकिन यहाँ पर 32% तक मिला रहे हैं, यानी 32% से कम तो होना ही नहीं चाहिए, तो इतना ज्यादा, इसलिए नाम इसका हाई एल्यूमिना। एंड रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू लाइम यानी कि Al2O3 अपॉन में लाइम क्या होता है, CaO, तो इसका जो रेशियो है वो 0.85 से लेके 1.3 के बीच में होना चाहिए। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत ही हाई होता है, 3.5 आवर होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर्स होता है, यानी कि कम। इनिशियल सेटिंग टाइम तो ज्यादा, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, कम। इसलिए इस सीमेंट के साथ अब इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा होगा तो हम लोग आराम से इसके साथ काम कर सकते हैं, यानी कि पानी मिलाने के बाद जाके आराम से सो के भी आ सकते हैं 1-2 घंटे, ठीक है। खाना खा के, सो के, चाय पी के आराम से अपना सारा काम धंधा खत्म करके भी यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना ज्यादा टाइम मिलता है। अब C3A ज्यादा है, यानी कि जनरली C3A ज्यादा होगा, तो इट कैन विथ स्टैंड हायर टेम्परेचर एंड ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ एसिड अटैक के अगेंस्ट ये ज्यादा देगा। इट शोज हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एज इट अटेन्स 20% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन 1 डे। अपन ने देखा था कि HAC की 30 जो होता है 1 डे में लगभग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 30 MPa, और 3 दिन में देखा था कि 35 MPa के बराबर आती है। तो इतनी सब अपन ने देखा था। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 1 डे में कितनी होती है, लगभग 20% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और 6 से 8 घंटे में काफी स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, ठीक है। इन दिस सीमेंट C3A इज नॉट प्रेजेंट,
C3A तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या बॉक्साइट है, एल्यूमिना है लेकिन C3A की फॉर्म में नहीं है, यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में नहीं है, वो एल्यूमिना की फॉर्म में है। तो C3A नहीं है तो सल्फेट अटैक नहीं होगा, तो यानी कि ये रेजिस्टेंट टू सल्फेट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज गुड सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लो, एक दिन के बाद में होगी 30 एमपीए, 3 दिन के बाद 35 एमपीए। फाइननेस अपन ने देखा था शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और एक्सपेंशन देखा था शुड नॉट बी लेस देन, शुड बी लेस देन 5 mm से कम होना चाहिए। ये किसकी वजह से था? ऑटोक्लेव सॉरी लीच चैटेलियर एपरेटस से, इनकी लाइन की वजह से जो है वो। अब इसमें मैग्नीशियम मिला है नहीं तो ऑटोक्लेव टेस्ट ही क्यों करेंगे, क्योंकि अपन ने तो क्या मिला है इसमें, देखो बॉक्साइट मिला है, लाइम मिला है और आयरन ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम मिला है नहीं तो मैग्नीशियम ऑटोक्लेव टेस्ट होगा नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा? अब देखो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, तो इसलिए ये रिफ्रैक्टरी कंक्रीट या फिर प्री कास्टिंग यानी कि स्ट्रेंथ भी जल्दी अचीव करता है, तो रिफ्रैक्टरी और प्री कास्ट कंक्रीट। तो इसमें याद रखने वाली क्या चीजें थी, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, एक दिन के बाद स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3 दिन के बाद कितनी, बनाते कैसे, क्या क्या मिक्स करते हैं, सल्फेट रेजिस्टेंट होता है कि नहीं होता, और होता है तो क्यों होता है, ये सारी चीजें, इसका साउंडनेस कितना होता है, फाइननेस कितना होता है, ये सारी चीजें एक एक लाइन जो बेटा लिखी हुई है ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट सीमेंट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं SRC। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो हम लोग काफी टाइम से बनाया नहीं, तो अब हम लोग फटाफट बड़े बड़े वीडियो के साथ इसको BMC को खत्म करेंगे। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, अगर आप बोर होते हो तो बीच में स्टॉप करके बाद में देख लेंगे, तो आपके पास तो मौका ही। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट अब बनाता कैसे है, क्योंकि इसके बाद हमको सर्वे भी स्टार्ट करना है, सर्वे भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो ये खत्म होगा तभी बेटा सर्वे स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है, या फिर देख लेते हैं 2-4 दिन बाद इसके साथ साथ सर्वे भी चला दूं। तो अब ये जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसमें जो C3A और C4AF, अब देखो सल्फेट अटैक मेनली किसकी वजह से होता था, C3A की वजह से। अगर C3A है तो सल्फेट अटैक होगा, तो हम लोग C3A को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते थे, और C4AF की वजह से सल्फेट अटैक नहीं होता, वो उसको बचाता है, इसलिए C4AF को थोड़ा बढ़ा देते हैं। C3A को रिड्यूस करेंगे, C4AF को बढ़ा देंगे, तो C3A शुड बी लेस देन 5%, और कंबाइंड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ C3A प्लस C4AF 25% से कम होना चाहिए। यानी कि अल्टीमेट बात ये है कि C3A ही कम करना है, तो सल्फेट अटैक अब सेम बढ़ जाएगा। सेटिंग टाइम इसका सेम होता है OPC के जितना। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद, अब देखो कम है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 3 दिन के बाद 10 MPa है, 7 डेज इसके बाद 16 MPa, 28 डेज के बाद 33 MPa। अब इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, अब सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, तो जहां जहां पर सल्फेट आएगा, तो सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज में तो बहुत ज्यादा सल्फेट आता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, क्योंकि H2S गैस वगैरह बनती रहती है वहां तो। ठीक है, या मरीन कंस्ट्रक्शन, समुद्र में बहुत है सल्फेट, या फिर फाउंडेशन वर्क, क्योंकि सॉइल के अंदर भी सल्फेट या सल्फर बहुत ही ज्यादा होता है, तो ग्राउंड में जो भी अंडरग्राउंड जो भी कंस्ट्रक्शन होंगे उन सब में, और कंस्ट्रक्शन टू बी लेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप्स टू बी लेड इन मार्श एरिया, वो तो ग्राउंड में होता ही है। तो यानी कि ग्राउंड हो गया, समुद्र हो गया, और सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में इनका काम में होगा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। उसके बाद आता पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनता कैसे, तो ये बनता है इंटरग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स विथ जिप्सम, विथ किसका, जिप्सम एंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम लोग क्या बोलते हैं, GBFS, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। इन तीनों का आपस में मिक्स करेंगे। सीमेंट क्लिंकर कौन सा, OPC वाला, उसके अंदर जिप्सम तो मिक्स करते ही है, अब उसके साथ एक और क्या मिला देंगे हम लोग, GBFS मिला देंगे, यानी कि ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, वो मिला देंगे। तो अब क्या होगा, ये जो GBFS होता है बहुत ही ज्यादा फाइन होता है, बहुत ज्यादा फाइन होगा। ठीक है, ये एक पोजोलानिक टाइप का मटेरियल, इसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक तो 100% OPC था, अब OPC 100% की जगह हमने 90% कर दिया, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो होता है बहुत ज्यादा फाइन होने के कारण क्या होगा, जो पोर्स होंगे वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। अभी तक पोर्स जो थे, थोड़े पोर्स पड़े थे, अब पोर्स हो गए कंप्लीटली फिल। जितना ज्यादा फाइन होगा उतने पोर्स क्या होंगे, छोटे होंगे, इंटरकनेक्शन ऑफ पोर्स क्या होंगे, कम। हमने सॉइल में देखा था कि क्ले के अंदर परमेबिलिटी कम क्यों थी, क्योंकि उसमें वॉइड्स जो थी इंटरकनेक्टिंग नहीं थी। ठीक है, तो बेटर रिफाइनमेंट ऑफ पोर्स होंगे, और हायर रेजिस्टेंस होगा किसके अगेंस्ट, अटैक ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, क्योंकि C3A है ही नहीं, और लाइन भी कंटेंट कम हो गया, इसलिए क्लोराइड से भी बचा लेगा। तो दिस सीमेंट ऑफर्स लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, याद रखने ये पॉइंट, बेटर रिफाइनमेंट ऑफ पोर्स, यानी कि परमेबिलिटी कम होगी, हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट।
ऑल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिक्वायरमेंट आर सेम। इसके अलावा जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी रिक्वायरमेंट वो सेम है ओपीसी की जैसी। अब इसका एप्लीकेशन होता है, अब देखो परमेबिलिटी कम होने की वजह से वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जहां पर डैम वगैरह में डैम का कंस्ट्रक्शन, एक तो लो हीट है इसका हाइड्रेशन, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसकी वजह से, और परमेबिलिटी कम होने की वजह से वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में, यानी कि डैम वगैरह में, मास कॉन्क्रीटिंग में। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, पानी के अंदर कोई स्ट्रक्चर है उसमें काम में ले सकते। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में क्यों? क्योंकि सल्फेट अटैक भी इसका कम है, यानी सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट, और मास कंस्ट्रक्शन लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से। तो ठीक है, ये सब बेटा एप्लीकेशन वगैरह, परसेंटेज वगैरह सब चीजें याद रखनी। फिर आता है लो हीट सीमेंट। अब ये नाम से लो हीट सीमेंट है, तो लो हीट सबसे कम सीमेंट क्लिंकर, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है? C2S। इसका मतलब C2S बढ़ा देंगे और C3S क्या कर देंगे? कम कर देंगे। C3S और C3A को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A की वजह से लगभग 865 जूल पर ग्राम था, C3S की वजह से 500 जूल पर ग्राम था। अगर उनको कम कर दिया और 265 वाले को बढ़ा दिया, 260 वाले जूल पर ग्राम यानी C2S को बढ़ा दिया, तो अपनी क्या हो जाएगी? हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी। तो ये कैसे बनेगा? लो हीट सीमेंट कैसे बना? प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3A 5% तक ले आएंगे, C3S को 40%, जो 50% तक था उसको 40% तक ले आए, और C2S जो 32% के आसपास था इसको 46% तक ले गए। ठीक है, अब C2S है तो C2S तो लेटर स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है, और C3S जो होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। तो स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि C3S अपन ने कम कर दिया है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है 7 दिन के बाद 65 कैलोरी पर ग्राम, और आफ्टर 28 डेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 कैलोरी पर ग्राम, से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 75 कैलोरी पर ग्राम से कम होनी चाहिए हीट ऑफ हाइड्रेशन आफ्टर 28 डेज। 7 दिन के बाद 65 और 28 दिन के बाद 75। और एप्लीकेशन क्या होगा? मास कॉन्क्रीट, जहां पर कॉन्क्रीट बहुत ही ज्यादा अपने को सीमेंट काम में लेना है वहां पर इसको काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है। नेक्स्ट देखते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। अब कभी कभी लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्विक सेटिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो सीमेंट होता है वो स्ट्रेंथ गेन करता है जल्दी, और क्विक सेटिंग में वो जल्दी सेट होता है। हार्ड जल्दी जो होगा क्विक सेटिंग होगा, लेकिन स्ट्रेंथ जल्दी जो गेन करेगा वो कौन करता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो अब ये कैसे करते हैं? अब इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? एक्सेलरेटर, क्योंकि जल्दी सेट कराना है तो हम लोग एक्सेलरेटर मिलाएंगे। तो एक्सेलरेटर होता है जो कॉमनली है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। एक्सेलरेटर जो है मेनली जो है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग। जब जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम इसमें जिप्सम नहीं मिलाएंगे, इसमें जिप्सम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जिप्सम क्या करता है? जिप्सम तो रिटार्डर है, तो रिटार्डर मिला के एक्सेलरेटर मिलाने से अच्छा रिटार्डर मिलाओ ही ना, सीधा एक्सेलरेटर मिलाओ। तो उससे भी क्या हो जाता है? अपने जो हीट ऑफ, जो अपना जो सीमेंट है, रेट ऑफ गेन ऑफ, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिकर एंड रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम सल्फेट। देख लो जिप्सम कम कर रहे हैं, क्योंकि जब एक्सेलरेटर मिला रहे हैं तो इससे अच्छा अपन गाड़ी में रेस भी दे रहे हैं, ब्रेक भी दबा रहे हैं, तो नुकसान वाली बात है। अगर रेस बढ़ानी है तो ब्रेक नहीं दबाना, तो ब्रेक नहीं दबाएंगे, यानी कि ब्रेक किसकी वजह से लगता था? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की वजह से। तो अपने को ब्रेक नहीं लगाने, सिर्फ एक्सेलरेट कराना है, तो हम लोग क्या मिलाएंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट और जिप्सम का कंटेंट कम कर देंगे। अब इसका जो है ये जो होता है फाइनल देन ओपीसी होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम देखो सिर्फ 5 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम देखो 30 मिनट। यानी कि कहाँ इनिशियल सेटिंग टाइम 6 गुना कम हो गया, 30 मिनट था, और जहाँ फाइनल सेटिंग टाइम तो देख लो 12 गुना कम हो गया, तो इतना ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा? ग्राउटिंग। ग्राउटिंग क्या होता है कि कोई मान लो कोई क्रैक है रॉक वगैरह में, एग्जिस्टिंग रॉक है, कोई ऐसा बड़ा सा रॉक है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये सरफेस दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई मान लो ऐसा क्रैक है, और ये जो क्रैक है लगभग 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर तक गहरा है, तो आपका हाथ तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो इस क्रैक को सही कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ग्राउटिंग, यानी कि विद प्रेशर क्या करोगे? सीमेंट स्लरी को इसके अंदर डाल दोगे, तो सीमेंट स्लरी एंड तक चली जाएगी और वहां सेट हो जाएगी। और क्या होगा? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है या इन वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लोग किसको काम में लेंगे? क्विक सेटिंग सीमेंट को काम में लेंगे। पानी के अंदर जल्दी जल्दी सेट कराना हो तो इसी को काम में लेते हैं। तो जितने भी जनरली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम लोग इसको एक बार काम में लेते हैं जल्दी सेट कराने के, या पानी के अंदर। ठीक है, फिर आता है पोर्टलैंड पज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पज़ोलाना सीमेंट क्या होता है? पीपीसी। अब ये जो है ये वो जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट था ना, उसी का एक तरह का कह सकते हैं। उसमें हमने जीबीएफएस मिलाया था, इसके अंदर हम लोग क्या मिलाएंगे? जीबीएफएस भी मिला सकते हैं, राइस हस्क एश भी मिला सकते हैं, बगासे एश भी मिला सकते हैं, फ्लाई एश भी मिला सकते हैं, सुर्खी भी मिला सकते हैं। यानी कि वो सब चीजें जिसकी वजह से
हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, यानी कि पोजोलानिक मटेरियल। कहने का मतलब क्या है, पोजोलानिक मटेरियल हम लोग मिला सकते हैं। ठीक है, पोजोलानिक मटेरियल क्या होता है, फाइन होता है सीमेंट से भी। ठीक है, अपने को याद ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो जितने भी पोजोलानिक मटेरियल होते हैं इनके खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती ना, इसमें खुद में कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती, लेकिन अगर ये फाइनली ग्राइंडेड हो और पानी या लाइम इनको मिल जाए, पानी के साथ लाइम मिल जाए या सीमेंट मिल जाए, तो फिर ये क्या करते हैं, CSH जेल बना देते हैं। अगर सिंपल ये पड़े हैं पोजोलानिक मटेरियल और पानी मिला दिया तो ये सीमेंटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, लेकिन पोजोलानिक मटेरियल जब मिक्स करते हैं सीमेंट या लाइम के साथ और फिर अगर इसमें पानी मिला देता है तो ये क्या शो करेंगे, अपने को CSH जेल बना देंगे, इनकी सीमेंटिक प्रॉपर्टी शो कर देंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इनकी, लोअर परमेबिलिटी। लोअर परमेबिलिटी क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, सीमेंट से भी ज्यादा फाइन। ठीक है, अब उसी सीमेंट OPC में अब हमने कुछ और मिला दिया तो अब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था OPC 33 ग्रेड में 53 ग्रेड में 30% फ्लाई ऐश मिलाते हैं, यानी कि अब जो है OPC एक्चुअल कंटेंट 70%, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें C3A कंटेंट जो है, जो अपना लाइम जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। सल्फेट अटैक भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अटैक क्यों, क्योंकि C3A रिड्यूस हो गया। अब इसकी प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जो पोजोलानिक मटेरियल होता है बहुत ही ज्यादा फाइन होता है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, इसलिए इसकी प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी शुरुआत में कम होती है, बाद में धीमे धीमे अचीव करता है। और ये मोर इकोनॉमिकल, क्यों इकोनॉमिकल ज्यादा, क्योंकि देखो भाई फ्लाई ऐश पड़ा है, बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे जितने भी अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ये सब पावर जनरेशन जहाँ पे भी होता है, वहां पर जो जितने भी अपने प्लांट्स है NTPC वगैरह के हो गए, तो वहां पर इतना ज्यादा फ्लाई ऐश पड़ा, कोयला जला जला के फ्लाई ऐश इतना पड़ा कि वो उसको डिस्पोज करने में दिक्कत आ रही है। उससे अच्छा हम यहाँ सीमेंट बनाने में काम में ले लें तो इकोनॉमिकल तो पड़ेगा, एक तो वेस्ट नहीं हो रहा, दूसरा अपने काम भी आ रहा है, और नहीं तो फालतू जमीन खराब करता है। तो एप्लीकेशन कहाँ हो गए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में क्यों, क्योंकि पानी इसमें परमेबिलिटी कम है इसलिए। दूसरा मरीन कंस्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि सल्फेट अटैक से बचाता है। फिर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, वही इसका जो क्या है, परमेबिलिटी कम है। उसके बाद एक आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट या वाटर रिपेलेंट। हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलेंट सीमेंट में हम लोग क्या मिलाते हैं, जो सीमेंट होता है सीमेंट क्लिंकर, उसके साथ हम लोग मिलाते हैं स्टीरिक एसिड या फिर ओलिक एसिड। क्या मिलाते हैं, स्टीरिक एसिड या फिर ओलिक एसिड, आपको नाम याद रखना है। अब ये स्टीरिक एसिड या ओलिक एसिड क्या करते हैं, जैसे कोई सीमेंट का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ एक फिल्म बना लेंगे, हर एक सीमेंट पार्टिकल के चारों तरफ एक सीमेंट ऐसे फिल्म बना लेंगे, जो फिल्म कैसे होगी, वाटर रिपेलेंट। अब वाटर रिपेलेंट फिल्म होगी तो ये जो सीमेंट होगा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक जो नेचर होता है सीमेंट का वो खत्म हो जाएगा। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर खत्म हो गया, पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो अब सीमेंट को हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। वरना तो हम लोग 90 दिनों तक ही स्टोर कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग 90 दिन से ज्यादा भी इसको स्टोर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने अब ये सीमेंट है उसको हमने हाइड्रोफोबिक बना दिया है। क्या बना दिया, हाइड्रोफोबिक, यानी कि अब ये इसको पानी से नफरत करा दी। उसके बाद देखते हैं सुपर सल्फेटेड सीमेंट, SSC। अब सुपर सल्फेटेड सीमेंट में क्या होता है, इंटर ग्राइंडिंग 80 to 85% ऑफ GBFS, यानी कि अब ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और जिप्सम 80 to 85% GBFS, 10 से 15% जिप्सम, और सीमेंट क्लिंकर देखो सिर्फ 5%। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में देखा था कि GBFS हमने 10-15% मिलाया, लेकिन यहाँ तो सीमेंट क्लिंकर आ गए 5%, यानी कि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब ये जो होता है ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर एंड केमिकल। क्यों, क्योंकि ना तो C3A है इसमें ना लाइम है, तो लाइम नहीं है, C3S नहीं है तो लाइम कम बनेगा, और C3A नहीं है तो सल्फेट अटैक भी कम होगा, तो ना तो केमिकल अटैक कर पाएगा आसानी से ना सल्फर अटैक, इसलिए ये सुपर सल्फेटेड सीमेंट। अब ये काम में कहाँ होगा, जहां जहां पर सल्फेट है, यानी कि मरीन कंस्ट्रक्शन हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, ग्राउंड अंडरग्राउंड वगैरह, जहां पर भी सल्फर अटैक होता है वहां पर ये रेजिस्टेंट होगा। फिर आता है IRS T40, ये इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड, IRS मतलब इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड, और T40 एक सीमेंट है। अब ये सीमेंट क्या काम आता है, जितने भी रेलवे के स्लीपर्स देखे हैं आपने, कॉन्क्रीट स्लीपर जो पटरियों के नीचे जो होते हैं, उसकी रेल्स के नीचे जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो क्या होता है, रेलवे स्लीपर्स बोलते हैं उनको। तो वो जो रेलवे स्लीपर होते हैं सारे के सारे इसके बनते हैं। अब इस सीमेंट, अब ये सीमेंट कैसे बनता है, ग्राइंडिंग सीमेंट टू हायर एक्सटेंट, यानी कि ये भी ज्यादा फाइन होगा OPC से,
एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3S, इनकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी टू डेवलप हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। इट इज यूज्ड इन रेलवे स्लीपर्स। आपको ये याद रखना। इसी के साथ अपना जो सीमेंट है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल यानी कि सीमेंट के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ ईएस के क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, कुछ एसएससी के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ो। और पीपीटी आपको थोड़ा एक मैं बना रहा हूँ प्रेजेंट, जो कंप्लीट नोट्स वगैरह बना रहा हूँ। जब कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे पूरा बीएमसी के, तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.